जी सवाल तो पूछो। एंड्रॉयड है ना लिनक्स के कर्नल पे वो बना है। तो उसमें मतलब कोई वो बना सकता है, कोई छेड़खानी कर सकता है कि नहीं, ये मतलब अभी ये 10 आया हुआ है तो मैंने 11 रिलीज करना है ऑफिशियली, इस तरह हो सकता यस, है? इनफैक्ट सिर्फ ऑफिशियली का मसला नहीं है, इसको आप छेड़खानी इसलिए भी नहीं कह सकते बिकॉज इट वुड बी लीगल। एंड्रॉयड का अपना प्रोजेक्ट है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ई ओ एस पी जो है, जी सर। दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल। आप उसको डाउनलोड करें, बिल्ड करें, रिलीज़ करें। हम्म। द प्रॉब्लम इज़ इन मेंटेनेंस। अगर आप उसमें अंदर कोई चेंज करते हैं ना, तो गूगल वाले कहेंगे हम जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा। तो जब उसके अंदर कोई बग निकलेगा तो यू हैव टू फिक्स इट। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। नहीं तो अलेक्सा को नहीं बना दिया, ठीक हो गया, तो फिर वो सिस्टम में जाएगा कैसे, मतलब फोन वगैरह में कैसे फ़ोन में जाएगा? किस तरह जाएगा? या तो अपनी डिवाइस बनाएं उसके साथ, जी सर। जिस तरह के ये हुआवे वगैरह ये करते हैं, हम्म। या अपनी डिवाइस बनाएं, या कन्विंस पीपल टू इंस्टॉल योर रॉम ऑन टू देयर डिवाइस, जिस तरह ये साइनेज एंड मॉड वगैरह करते हैं। साइनेज एंड मॉड, अब साइनेज एंड मॉड तो अब नहीं रहा, क्या नाम है यार उनका? अभी भी है सर मेरे फोन। हाँ, उस नाम चेंज कर दिया ना, लीनियज ओएस है, लीनियज ओएस हो गया उसका नाम है। और पता नहीं रीमेक समथिंग समथिंग करके नाम है। तो यू इधर कन्विंस पीपल टू इंस्टॉल दैट, और you create your own device and pre-install it. So the problem is from a business perspective. Source code is available, you can legally do it. सिर्फ ये है कि जो आपकी गूगल की एप्स हैं वो लीगल नहीं है। यू कैन नॉट रीपैकेज दैम अनलेस यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद गूगल, प्ले स्टोर, मैप्स, जीमेल एक्सेट्रा। तो फिर वो क्यों नहीं है, मतलब ये वो लिंक। प्रोप्राइटरी हैं, वो ओपन सोर्स नहीं है। तो यू हैव टू हैव बेसिकली हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद गूगल। इट पेमेंट वगैरह उनकी होती होगी आपस में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो प्रोप्राइटरी हैं, वो ओपन सोर्स नहीं है। एंड्रॉयड खुद जो है दैट इज़ ओपन सोर्स, और उसमें लिनक्स सिर्फ नहीं है, लिनक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर वो मैंने स्लाइड छोड़ी हुई कि नहीं छोड़ी हुई, लेकिन पूरा जो सॉफ्टवेयर स्टैक है एंड्रॉयड का, सारे का सारा जो है दैट इज़ ओपन सोर्स, अदर देन दी प्रोप्राइटरी एप्स। अच्छा, दूसरा ये कि जो एंड्रॉयड जो फ़ोन बताएं सैमसंग वगैरह ना, तो दे यूज 8 GB माशाल्लाह का हम्म, भी हम्म, लेकिन वो कहते हैं ना फिर दूसरे एंड पे आईफोन हो ना, तो 2 GB 4 GB, थिंक 4 GB तक अभी है ना, तो इसके अंदर क्या लॉजिक है, मतलब वो सेम एप्लीकेशन वो भी रन करते हैं? आज के लेक्चर में थोड़ा सा ये आ जाएगा। आज के लेक्चर में है थोड़ी सी ये बात है कि क्या फ़र्क पड़ता है, बट द डिफरेंस इज़ नॉट टेक्निकल। द डिफरेंस इज अगेन मोर फ्रॉम ए बिजनेस परस्पेक्टिव, बिकॉज एप्पल कंट्रोल्स द होल इको सिस्टम। ठीक है, जब एप्पल का ओएस लोड होता है उसको पता है एग्जैक्टली कि मेरे हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू लोड। ठीक हो गया? उसको ये पता है कि मेरे पास फर्मवेयर कौन सा है, रेडियो डिवाइस कौन सी है, कैमरा कौन सा है, वगैरह वगैरह सब कुछ पता है। एंड्रॉयड जब लोड होता है तो उसको ये नहीं पता कि मैं सैमसंग के ऊपर रन होऊंगा या मैं किस चीज़ के ऊपर रन होऊंगा। सो इट हैज़ टू केटर टू एवरीथिंग। सो एवरीथिंग को केटर करने के लिए बहुत सारे आप लोगों को अंदाजा लगता है कि वो इफ्स मिफ्स और बहुत सारे मॉड्यूल्स लगेंगे। जब सारे मॉड्यूल्स लगेंगे, अगेन ये चीज़ भी हम कवर करेंगे क्लास में इंशाल्लाह, कि जब वो सारी चीज़ें कर्नल में आएंगी तो सारी बात है, इट विल टेक मोर स्पेस, मोर रैम। ठीक है, तो इशू ये है कि बिकॉज यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द होल इको सिस्टम, यू हैव टू केटर टू द होल इको सिस्टम। और अगर आपका इको सिस्टम ही आपने इतना छोटा कर दिया कि हम किसी को अंदर ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इसको वॉल्ड गार्डन अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, कि यू हैव अ वेरी यूटोपियन किस्म का गार्डन है, बड़ा साफ सुथरा सी जगह है आपके पास, लेकिन उसके आगे पीछे वॉल है, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो इट्स वेरी इजी टू मैनेज दैट। ठीक है, वो साईफाई फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि इफ़ यू हैव अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो उसको अच्छा करना और पौधे फूल बूटे और वो फाउंटेन्स वाउंटेन्स लगाना बड़ा आसान होता है, एज लॉन्ग एज यू कीप एवरीबडी आउट। सो दैट इज़ दी, ये नाम है वॉल्ड गार्डन मॉडल जो है, दैट इज़ दी आईफोन मॉडल। एंड्रॉयड का तरीका है कि लेट एवरीबडी इन, जब हर कोई अंदर आएगा तो फिर गंद भी बनाएगा। ठीक है, देन यू हैव टू क्लीन इट अप। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ठीक है, तो आईफोन को लोग कहते हैं ना कि ये सारी अच्छाइयाँ उसकी बैन करते हैं, फिर साथ दूसरी ये बैन नहीं करते कि वो सारे 1.5 लाख रुपए का भी है फिर। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली दैट सेम मॉडल। लूटते नहीं है, अगेन ये उसका प्रो है ना, द पीपल हु चूज टू पे दैट मनी, दे वांट दोज फैसिलिटीज। और शशको के लिए भी शशका। तो शशका इज अ फैसिलिटी, being able to show off is a privilege, so they pay for that privilege. सही, ओके, राइट। सो आप लोग तो सारे पुराने हैं जिनको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप कुछ पूछ रहे थे? जी पूछिए। iOS, नॉट लीगली,
And not legally means if you do it, then Apple is not responsible, so they don't have to maintain it. If there is a virus, they don't care. Right? Not legally. Right. So, चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो जो लोग नहीं हैं वो देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जॉइन स्लैक इफ़ यू गो टू दिस URL, so tinyurl.com/slack-nuces. सो यू कैन जॉइन स्लैक. कोई अगर स्लेट वगैरह डाउन होता है तो हम इसके ऊपर अनाउंसमेंट्स वगैरह करते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं स्लेट पे नहीं हो सकती तो यहाँ पे होती हैं, तो यू कैन जॉइन दैट. ये पुराने वाला नंबर उस पे है ना? ये वही पुराने वाला ही है, पुराने वाला ही है, सिर्फ वो URLs का बड़ा था तो छोटा करके इनको इस तरीके से. ऑलराइट, सो हम लोगों ने बूटिंग का प्रोसेस जो है वो देख लिया था. आज हम थोड़ा सा अगेन वापस जाएंगे और शुरू से बात को थोड़ा सा शुरू करेंगे. पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा जितना मुझे फीडबैक मिला है, और वो फीडबैक इस सेंस में मिला है कि बहुत सारे लोग जो हैं तो वो टीचेबल के ऊपर, जिन लोगों ने क्लासें ली भी हैं वो टीचेबल के ऊपर ज्वाइन करके और वो वीडियोस शायद दोबारा आई होप के शायद वीडियोस ही लेने के लिए ज्वाइन कर रहे होंगे. तो पहली बात ये कि टेंशन मत बनाएं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है. वो पहला जो लेक्चर था वो हिस्ट्री थी, दूसरे लेक्चर में बूटिंग का वो काम था जिसका हमारे साथ कोई काम नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स तक दोज वर जस्ट द बेसिक, ठीक है. वो एक डिस्कशन थी, इस वजह से मैंने थोड़ा बोला भी तेज़ और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे एक साथ आ गए, और उनमें से हार्डली कोई एक आध चीज़ होगी जो कि याद रखनी. BM का आपको पता होना चाहिए, बेसिक मोटी मोटी जो बातें. सो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़े वो मुश्किल कोर्स है. वो कुछ जो बिल्कुल ही सीनियर्स हैं वो थोड़े से डर गए हैं कि किधर फंस गए हम. तो वो तो असल में आउट गोइंग स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो इसलिए फंस गए हैं कि अगर कहीं लुढ़क गए तो फिर क्या होगा. तो जो लोग अभी तक नहीं हैं वो फिर बात नहीं. तो ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत बनाएं. ये आसान कोर्स है, सिर्फ जागे रहें क्लास में बस. हाँ, नहीं वो नहीं कहूँगा, उसके आगे फिर जो कुछ हुआ है तो ओके. सो एनीवे ठीक है जी. तो ऐसी कोई बात नहीं है. अगेन सवाल पूछें, कहीं पे मसला हो सवाल पूछें. वो मैंने आपको पहले बताया था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्योरी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. तो वो ऐसे ही लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगा और तेज़ जाएगा, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर जोर देने की ज़रूरत होगी, जो याद रखने की होंगी, वो फिर मैं आपको बता भी दूँगा, ठीक है. अगेन पेपर का अंदाज़ा आप लोगों को थोड़ा बहुत होगा, नहीं है वो पेपर वाली बात मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, लेकिन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, ठीक है जी. स्पेसिफिक वो बूट का आपको पता होना चाहिए, MBR होता है, UE5 होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, एक पुराना है एक नया है, इस किस्म की बेसिक बातें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है. सो एनीवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ. और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको समझने के लिए दो किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है. दो मेजर कैटेगरीज हैं जो कि फ्रॉम अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अगर आप इसको देखें तो दो चीज़ें हैं. एक को कहा जाता है मैकेनिज्म्स और दूसरे को कहा जाता है पॉलिसीज़, ठीक है. सो मैकेनिज्म्स आर एसेंशियली दी हाउ, कि हम किसी भी चीज़ को अचीव किस तरीके से करेंगे. जिस तरह मैकेनिज्म के लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि हम किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना चाहते हैं तो वो कैसे अचीव करेंगे. दूसरी जो चीज़ है दोज आर पॉलिसीज़, कि हम अचीव करना क्या चाहते हैं, ठीक है जी. हम आखिर करना क्या चाहते हैं और फिर उसको कैसे किया जाएगा मैकेनिज्म के अंदर आता है. तो अक्सर और बेशतर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं मैकेनिज्म्स की, क्योंकि दिस इज़ अ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स. तो इसके अंदर काफ़ी बहस ये आती है कि आपके पास ये काम कैसे होता है, ये काम कैसे होता है, ये काम कैसे होता है. फिर जो एक्चुअली काम करना होता है हमने, वो जाके आपके पास एक दो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर हम थोड़ा सा इसको तफसील से बात करते हैं. जिसकी मिसाल आपके पास सिक्योरिटी की है, कि सिक्योरिटी में आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि किस बंदे को किस चीज़ का राइट है, ठीक है जी. तो दिस इज़ द व्हाट, ये आप बताएंगे एज ए ह्यूमन कि किस बंदे को किस चीज़ का राइट है, कौन सा काम कौन सा बंदा कर सकता है, ठीक हो गया जी. फिर मैकेनिज्म जो है फिर उसका हम देखेंगे कि ये काम आप इन्फोर्स फोर्स किस तरीके से करेंगे, ठीक है. कि जिस बंदे को हम जो काम करना चाहते हैं तो वो किस तरह. एक मिसाल एक दे देता हूँ. सो मैकेनिज्म्स आर, आपके पास एक किस्म की एब्स्ट्रैक्शन है कि ये आपने काम जो करवाना है, ये इसेंशियली इसको इस तरह याद रखें कि ये हाउ है आपका, ठीक है जी. और आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बिहेवियर डिफाइन करते हैं कि आप अचीव क्या करवाना चाहते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाहते हैं कि वो किस किस्म का काम करे, ठीक है. तो ह्यूमन की जो एक्सपेक्टेशन होती है दैट इज़ द पॉलिसी, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है दिस इज़ आवर पॉलिसी, ऐसा होना चाहिए. और फिर वो कैसे होगा, दैट वुड बी योर मैकेनिज्म. और आमतौर पर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को सेपरेट रख दें एक दूसरे से, ठीक है. मैं उसकी एक मिसाल आप लोगों को दे दूँ. जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्स है, आमतौर पर जब मैं आपको कहूँ ना कि मैं मिसाल दे रहा हूँ और फ्लेक्स, तो इसका मतलब है कि आगे जो चीज़ आ रही है वैसे नहीं करना चाहिए काम, ठीक है, तकरीबन हमेशा. सो फ्लेक्स में तरीकाकार ये है कि जब लेट से कोई नया बैच एडवाइज़र बनता है, आप लोगों का तकरीबन सारों का पाला पड़ चुका होगा अभी तक बैच एडवाइज़र से, तो तकरीबन सबका. सो बैच एडवाइज़र जो है वो इसेंशियली ये देखता है कि स्टूडेंट का किस किस्म का पास्ट रिकॉर्ड क्या है और इसको कौन सा कोर्स देना चाहिए. आसान बात है, ठीक हो गया.
सो वी हैव टू हैव द व्यू, ठीक है, नज़र आना चाहिए कि क्या स्टूडेंट की क्या हिस्ट्री है। अब हर टीचर को हर स्टूडेंट की सारी हिस्ट्री नज़र नहीं आती, सिर्फ बैच एडवाइजर्स को नज़र आती है। तो नाउ दिस इज़ अ पॉलिसी कि बैच एडवाइज़र को सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसके जिनका वो एडवाइज़र है उनके पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड नज़र आना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ द पॉलिसी, ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी, पॉलिसी ख़त्म हो गई बात। अब आगे ये बात है कि इसको हम किस तरीके से इन्फोर्स करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक लंबा चौड़ा सारा टेबल हो जिसके अंदर लिखा हो कि ये बैच एडवाइज़र इसका इस स्टूडेंट का, ये बंदा जो ये फैकल्टी मेंबर इस स्टूडेंट का बैच एडवाइज़र है, ये फैकल्टी मेंबर इस स्टूडेंट का बैच एडवाइज़र है, इस तरीके से एक लंबी सारी लिस्ट लिखी हो, और हम जब भी किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करें तो पहले इस लिस्ट में देखें कि इसको इजाज़त है कि नहीं। समझ रही बात की, ठीक है, रिकॉर्ड एक बड़ी लंबी चौड़ी सारी लिस्ट हो, दैट यू कैन इमेजिन वुड बी वेरी स्लो, ठीक है, हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर अगर 17 से या 18 से शुरू हो रहा है तो बस ये उसका एडवाइज़र है, तो फिर आपको सारी की सारी लिस्ट नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ उसके रोल नंबर से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका एडवाइज़र है कि नहीं। बात समझ आ रही जी। तो मैकेनिज्म्स कैन बी डिफरेंट, पॉलिसीज़ वो होती हैं आमतौर पे जो कि हमारी बिजनेस के रूल से आती हैं, तो उनको हम आमतौर पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो दोनों को हम सेपरेट रखना चाहते हैं ताकि कल को अगर मैकेनिज्म हमें कोई जहन में नया आ जाए तो हमें पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट ना आए। बात समझ आ रही है जी, ठीक है। अगेन इसके ऊपर हम तफसील से आएंगे जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ये जहन में रखें कि दोनों चीज़ों को अलग हम रखते हैं। एक मिसाल इसकी जो कि अभी काफ़ी सामने है और काफ़ी करीब आ जाएगी, वो है आपके पास प्रोसेस की। सो प्रोसेस आप यू कैन थिंक ऑफ इट एज एनी रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है, आपके पास जो एप्लीकेशन रन हो रही है। सो इसमें पॉलिसी क्या हो सकती है, आमतौर पर पहले पॉलिसी बतानी चाहिए। यहाँ पे मैकेनिज्म ऊपर लिखा है लेकिन पहले पॉलिसी बतानी चाहिए, तो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ। कौन प्रोसेस क्रिएट कर सकता है, कौन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता है। आप कहेंगे भी एप्लीकेशन तो कोई भी यूज़र स्टार्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिसाल के तौर पे एटीएम की आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर आप जाके कोई भी एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खड़े होकर आप जाए तो वो डोटा खेल रहे हैं बैठ के, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। यू रिस्ट्रिक्टेड, नॉट एवरीबडी कैन स्टार्ट अ प्रोसेस, ठीक है। तो पॉलिसी इस किस्म की चीज़ें बताती है, ठीक है। कौन से प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, कौन से जो है वो प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। और मैकेनिज्म फिर एक सेकंड, मैकेनिज्म किस तरीके से होंगे कि प्रोसेस क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, ख़त्म कैसे किया जाता है, और बाकी के सारे काम क्या हो सकते हैं जी। एटीएम के आगे मशीन वैसे नहीं बोलते, एम इज़ फॉर मशीन। पिन वाला हमने दे दिया, तो फिर हमें ऑप्शन आ जाते हैं कैश विड्रॉवल, अपने स्टेटमेंट चेक करना है, बिल पेमेंट, तो वो तो प्रोसेस हम खुद क्रिएट नहीं करते। जी जी जी, अगेन प्रोसेस थिंक ऑफ इट एज एन एप्लीकेशन। तो एटीएम की एक ही एप्लीकेशन रन हो रही होती है, ठीक है। वो प्रोसेस का लफ्ज़ टेक्निकल लफ्ज़ है, उसकी तरफ आते हैं, ठीक हो गया, लिख हो गया, ओके, राइट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिज्म्स एंड पॉलिसीज, राइट। सो इसको छोड़ दें, मैंने डिलीट की थी, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं, राइट। सो अभी हम देखना चाहते हैं एसेंशियली कि मैकेनिज्म्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो हमारा बहुत लंबी चौड़ी दूर तक डिस्कशन जो है जो चलेगी वो चलेगी मैकेनिज्म्स के ऊपर, ठीक है जी, कि मैकेनिज्म किस चीज़ का क्या मैकेनिज्म किस तरीके से था। पॉलिसी की थोड़ी सी हम बात करेंगे, ज़्यादा हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिसी सिर्फ इतनी सी बात होती है, प्रोसेस क्रिएट किया जाना चाहिए और उसके आगे फिर मैकेनिज्म की लंबी तफसील होती है, ठीक हो गया। तो हमारा ज़्यादातर डिस्कशन जो है वो मैकेनिज्म की होगी। सो बात यहाँ से शुरू की जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले है क्या चीज़, ठीक है। यू नीड टू डिफाइन व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ठीक है। सो अगेन मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ मिसालें लिखी हुई हैं। सो यू कैन कॉल इट द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन्स, वी नो दैट इजंट राइट, ठीक है, पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रन हो रही हैं। सो यू कैन डिफाइन इट कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो जो पहला प्रोग्राम स्टार्ट होता है, बट देन व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बाउंड्री कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ही एम्बिगुअस है, ठीक है, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड डेफिनेशन। दूसरी आप बात कर सकते हैं कि अ प्रोग्राम दैट लेट्स यू रन अदर प्रोग्राम्स, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज अ पॉसिबल डेफिनेशन। तो ये भी इसलिए सही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने देखा है आईडी स्टार्ट करते हैं, उसमें से आप रन का बटन क्लिक करते हैं तो वो दूसरे एक प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता है, तो अगेन दैट इज नॉट अ वेरी गुड डेफिनेशन। अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एक्सेस, मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे जैसे वो इवॉल्व होता रहा है तो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम रह गया है दैट इज एसेंशियली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके पास क्या काम करने की इजाजत है क्या नहीं है, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का रह गया, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, ठीक है। बट अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद नहीं है। किताबों वगैरह में कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं बट दोज आर सीवियरली आउटडेटेड एंड हाईली एम्बिगुअस, ठीक है, तो उनको ऐसे कोई वो नहीं है। बट एसेंशियली कंट्रोल्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। इससे क्या मुराद है, प्रिंटर को आपने एक्सेस करना है तो जो चीज ये डिसीजन लेगी कि आप प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज ऑपरेटिंग सिस्टम है।
फिर जो मैकेनिज्म होगा जो उसको इन्फोर्स करेगा वो सेपरेट हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर भी वो हो सकता है। बात समझ आ रही है? पॉलिसी मैकेनिज्म का फर्क कर रहे हैं। पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि जो ये डिसाइड करता है कि आप कौन से रिसोर्स को, कौन सी चीज कौन से रिसोर्स को एक्सेस कर सकती है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक हो गया जी? थोड़ी फलसफियाना किस्म की डेफिनेशन है, लेकिन इससे अगर आप स्पेसिफिक करने की कोशिश करते हैं किताबों वगैरह में आपको मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, तो वो गलत हो जाती है आमतौर पे। ठीक है, हमें जिस जगह की ज़रूरत है, जिस किस्म की ज़रूरत है ना, वो हम बात करेंगे। राइट, सो ऑपरेटिंग सिस्टम होता किस किस्म का है? सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। राइट, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 किस्म के आर्किटेक्चर हो सकते हैं। उनमें से जो पहला और बेसिक आर्किटेक्चर है वो ये है कि यू हैव वन बिग चंक ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, बहुत बड़ा सारा आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, यू कॉल दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट कंट्रोल्स रिसोर्सेज, आपके दूसरी एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने में भी मदद देता है। उसके अंदर जितनी की ज़रूरतें आपको पड़ती हैं, प्रिंटर के ड्राइवर भी उसके अंदर हैं, सारे की सब कुछ उसके अंदर एक ही बहुत बड़े सारे चंक ऑफ एग्जीक्यूटेबल के अंदर पड़ा हुआ है, यू कॉल दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ आ गई? एवरीथिंग दैट यू नीड दैट इज इन वन एग्जीक्यूटेबल, everything loads into the RAM at once, and you call that a monolithic operating system। ठीक है, monolithic इसी बात को कहा जाता है कि बड़ा सारा एक डब्बा होता है, बस उसके अंदर सब कुछ होता है। ठीक है, आपके पास सोर्स कोड के अंदर भी पूरी की पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सोर्स कोड होता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, नो बिग डील। सिर्फ आपकी जो कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको आप कह लें एप्लीकेशन, आपने कैलकुलेटर स्टार्ट करना है, कैलकुलेटर उससे बाहर होगा। ठीक है, बुनियादी बात है, इसके अंदर कोई ऐसी तफसील फिलहाल नहीं है। तो इसको कहा जाता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये आजकल नहीं होता क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि इसको मैनेज करना, यू कैन इमेजिन कि इफ एवरीथिंग इज इन वन एग्जीक्यूटेबल, कहीं पे भी बग आएगा तो सारी दुनिया को इफेक्ट करेगा। ठीक है, समझ आती है ना? फंक्शंस क्यों बनाते हैं हम चीज़ों के? इसलिए बनाते हैं ताकि अगर एक फंक्शन में बग है तो उसको सही करें, बाकी सारों को ना करें। तो मोनोलिथिक का मतलब है बस सब कुछ एक जगह पे पड़ा हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल भी बीच में यूज हो रहे हैं और सब गन बला एक जगह पे जमा है। एक ज़माने में दिस वाज वेरी फीजिबल बिकॉज इट इज़ हाईली एफिशिएंट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटेंड। ठीक है, फर्दर चीज़ें इसके अंदर ऐड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यू हैव टू रिकम्पाइल द होल थिंग अनदर टाइम, जब भी आप उसको कुछ चेंज करते हैं। तो क्या मोनोलिथिक की? मोनोलिथिक इज आप यूं समझिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट हैज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स, कोई प्रिंटर को मैनेज करने के लिए, कोई स्क्रीन को मैनेज करने के लिए, कोई कीबोर्ड को मैनेज करने के लिए। एवरीथिंग इज इन वन एग्जीक्यूटेबल। जब आप कंपाइल करते हैं सारे एक साथ कंपाइल होते हैं। ये तो ऐसे क्यों करेगा? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे होते थे, रैम थोड़ी होती थी, कंपाइलेशन वाज अ स्लो प्रोसेस, तो दिस वाज मैनेजेबल। ठीक है, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इन वन व्यू। ठीक है, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरे आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसकी बुराई फिर करते हैं कि उससे इसका फायदा आपको पता चलेगा। ठीक है, जो दूसरा आर्किटेक्चर है दैट इज मॉड्यूलर। क्या मसला है? मॉड्यूलर का फायदा ये है, मॉड्यूलर पहले कहते हैं किसको है कि यू डिवाइड थिंग्स इनटू मॉड्यूल्स। ठीक है, आप कहते हैं कि प्रिंटर जो है उसका अपना एक मॉड्यूल होगा, स्क्रीन्स का अपना मॉड्यूल होगा, नेटवर्क कार्ड्स का अपना मॉड्यूल होगा, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के अपने अपने मॉड्यूल्स होंगे। हमें जिस मॉड्यूल की ज़रूरत होगी वो वाली मॉड्यूल हम लोड करेंगे और बाकी के सारे मॉड्यूल्स हम सिरे से लोड ही नहीं करेंगे। लोड से क्या मुराद है कि जब आप कंपाइलेशन कर रहे होंगे तो आप यूं समझ लें फॉर द टाइम बीइंग कि आप जाके उतने पोर्शंस को कमेंट आउट कर देंगे। लेट्स से आपको पता है कि मेरे पास प्रिंटर इस मशीन में इंस्टॉल्ड नहीं होगा, आप कोई सर्वर मशीन बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है सर्वर मशीन के साथ प्रिंटर नहीं लगाता। ठीक हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप जाके जो प्रिंटर वाला मॉड्यूल है उसको आप, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपके पास प्रिंटर का मॉड्यूल है, उसको आप सिरे से कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, जो इंक्लूड की फाइल आपने लगाई होती है वो आप इंक्लूड ही नहीं करते। जब इंक्लूड नहीं करते तो वो सारी की सारी आपके सोर्स कोड में आती ही नहीं है, कंपाइल ही नहीं होती। जब कंपाइल ही नहीं होती तो एग्जीक्यूटेबल में भी नहीं जाती और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा हो जाता है। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आईफोन के बारे में, जो आपने बात की, तो मैंने आपको बताया, तो उनको पता है कि हमारे पास यही चीज़ें हैं सिर्फ, तो कर्नल में से वो बाकी जितनी की चीज़ दुनिया की चीज़ें हैंडल करने वाली थी वो सारे के सारे कमेंट आउट कर देते हैं, वो सिरे से होते ही नहीं है। ठीक हो गया, एवरीथिंग। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा क्या चीज़ है क्या नहीं है, इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ डिस्कशन। तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल डिवाइस ड्राइवर इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो तो हम बाद में इंस्टॉल करें। यस, बट ये किसने कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम बाद में नहीं ऐड कर सकते ऑपरेटिंग सिस्टम में? अगेन इट्स अ डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन। If you define the operating system to be something that is loaded initially,
then yes, you're right, but I'm not defining it like that. ठीक है, बात समझ आ रही? ओके, सो यू हैव मॉड्यूल्स आप वो वाले पिक करते हैं जिनकी आपको जरूरत है. जिन मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं है, या आप उनको सिरे से कंपाइल ही नहीं करते, या फिर आप उनको लोड नहीं करते. दोनों में फर्क समझ आ रहा है? कंपाइलेशन और लोड दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद है. यार सिरे से कंपाइल ही मत करें, जिस केस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा हो जाएगा, या फिर आप उसको लोड ना करें, जिस केस में वो रैम में जगह कम लेगा. लेट्स सपोज मैं लिनक्स इंस्टॉल कर रहा हूं, तो मैं उसके आईएसओ में जाऊंगा, सोर्स कोड निकालूंगा. वो हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे. अभी मैंने कमेंट आउट का लफ्ज कहा है ना, वो हम क्लास के अंदर करेंगे कि ये काम होता है एक्चुअली किस तरीके से, ये देख लेंगे बाद में. फिलहाल जरा ऊपर से डिस्कशन करें थोड़ी सी, अब अंदर जाएंगे तो फिर देख लेंगे. ठीक है, ओके. तो इसको कहा जाता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो दीज आर आर्किटेक्चर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इट कैन ईदर बी मोनोलिथिक, जिसके अंदर एवरीथिंग इज इन वन बिग चंक. ठीक है, मोनोलिथिक लफ्ज का मतलब ये है. ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग इसका ये है कि एवरीथिंग इज इन वन प्लेस. दूसरा हो सकता है मॉड्यूलर. मॉड्यूलर का तरीकाकार ये है कि आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर चीजें डिवाइडेड होंगी. यू पिक द मॉड्यूल्स विच आर नेसेसरी, ठीक है, विच यू नीड, एवरीथिंग एल्स इज रिमूव. और आपके पास जो प्रोसेसेस हैं, जो एप्लीकेशंस, फिलहाल प्रोसेसेस को एप्लीकेशंस ले लें, तो एप्लीकेशंस आपकी वैसी की वैसी होंगी जैसे कि आपके पास मोनोलिथिक के अंदर थी. उनको वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आता है जैसा कि मोनोलिथिक में नजर आता है, वैसी मॉड्यूलर के अंदर भी नजर आता है. ठीक है, उनके लिए दोनों एक ही चीज़ है. इट्स अ बिग बॉक्स जो कि बंद होता है. ठीक है, बात समझ आ रही जी? इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि आपके पास अगर मॉड्यूल्स में आपने चीज़ को डिवाइड किया या नहीं किया, दोनों केसेस में ये वाला जो डब्बा आपको नजर आ रहा है, ये वाला डब्बा रन होता है आपके पास हाई प्रिविलेज मोड में. ठीक है, आगे जाके हम प्रिविलेजेस की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्किटेक्चर को समझने के लिए इतना समझें कि शुरू में हमने बात की थी ना कि जब बूट होता है तो हम ये डिफाइन करते हैं, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर ये होता है कि कौन क्या काम कर सकता है. तो दो किस्म के मेन लोग होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, आपकी मशीन के अंदर. एक वो लोग होते हैं जो कि सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, उनको कहा जाता है हाई प्रिविलेज प्रोसेसेस. ठीक है, वो चीज़ें जो कि हाई प्रिविलेज में काम करती हैं, दे कैन डू एनीथिंग. ठीक है, अगर वो चाहें तो आपके प्रिंटर को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भेज दें जिससे आपका प्रिंटर जल जाए. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो बडी स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. ठीक हो गया जी यहाँ तक बात? दूसरे वो लोग होते हैं जिनको कुछ चीजें करने की इजाजत होती है, कुछ की इजाजत नहीं होती, तो उनको कहा जाता है लो प्रिविलेज. ठीक है जी, उनको कहा जाता है लो प्रिविलेज. तो हाई प्रिविलेज और लो प्रिविलेज का फर्क होता है. तो आपके पास चाहे मॉड्यूलर हो या मोनोलिथिक हो, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है तो उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी पीसेस होते हैं, सारे के सारे हाई प्रिविलेज में रन होते हैं. ठीक है जी, बात समझ आ रही? मोनोलिथिक और मॉड्यूलर में जिस चीज को आप कहेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, चाहे मॉड्यूल की शक्ल में या मोनोलिथिक की पार्ट की शक्ल में है, वो सारे के सारे हाई प्रिविलेज के अंदर रन होते हैं. ठीक हो गया जी? ये बड़े बॉक्स की बात करें. ठीक है, ये बड़ा बॉक्स जो है दिस इज इन हाई प्रिविलेज मोड. तो इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया बाद में, तो दैट इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रन्स एज हाई प्रिविलेज कोड. ठीक है, इट कैन डू एनीथिंग. अब मसला है कि चूंकि वो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो मे बी इट्स मिलिशियस. बात समझ आ रही जी? ऐसा हो सकता है ना कि वो आपने जहां से डाउनलोड किया आपको पता नहीं था, उसके अंदर किसी बंदे ने कोई वायरस वगैरह और वो चीजें रखी हैं, एंड इफ यू रन योर वायरस एज हाई प्रिविलेज, तो वायरस कुछ भी कर सकता है. ठीक है, हर किस्म का डाटा भी चोरी कर सकता है, रैम से भी चीजें निकाल सकता है, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके सब कुछ कर सकता है. ये बात समझ आ रही है जी? ठीक है, ओके. सो अब आप चाहते क्या हैं कि आप ये चाहते हैं कि सिर्फ वो चीजें, वो जरूरी चीजें जिनको हाई प्रिविलेज के अंदर रन होने की जरूरत है जी. सर ये तो प्रोप्राइटरी नहीं है विंडोज, अगर उसमें आप डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसको वायरस कैसे कर सकते हैं? तो विंडोज राइट. सो नंबर वन, डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट रिटन बाय विंडोज पीपल. ठीक है, they are written by the people who create the devices, or they can be written by anybody, but when you download it from Softonic. ठीक है, आपको क्या पता किसने अपलोड किया वहां पे? अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अपलोडेड बाय लेट्स से एचपी का प्रिंटर, एचपी वालों ने अपलोड किया, आपको क्या पता कि एचपी ने अपलोड किया भी है कि नहीं किया? मैंने अकाउंट बनाया एचपी के नाम से. राइट, प्रोप्राइटरी ना हो. जी जी. देखें, जिन लोगों को सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो वो अभी से ये बात सुन लें. ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे इस बेवकूफ़ को देखो ये क्या कह रहे हैं. तो बेवकूफ़ वाली बात तो आपकी सही है, वो तो मैं हूँ, लेकिन ये बात जो है सिक्योरिटी के अंदर यही कवर की जाती है कि व्हाट इफ समबडी डज दैट. पॉसिबिलिटी तो है ना कि मैं अकाउंट बनाऊँ. सो एज सून एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी और एक रिस्क एसोसिएट हो जाता है उसके साथ, देन यू हैव टू केटर टू इट. ठीक है, समझ आ गई? सो डिवाइस ड्राइवर जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो विंडोज आपको एक वो बड़ा सारा एक वार्निंग देता है ना कि ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, कर दूं कि नहीं, तो आप तो यस मार देते हैं, उसको पढ़ें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है. उसमें यही लिखा हुआ है कि इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है.
जो आप कह रहे हैं ना विंडोज़ वाली, वो विंडोज़ वाली लिखा होता है उसके अंदर कि हम जिम्मेदार नहीं है। सर अगर वो विंडोज का पार्ट बन जाता है तो प्रोप्राइटरी ना होगा ना सर, क्योंकि वो तो किसी और ने बना दिया तो उनका प्रोप्राइटरी होता है, उनका प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, प्लस ये कि वो कोई भी लिख सकता है। द पॉइंट इज यू हैव नो ट्रस्ट ओवर दैट थिंग, ठीक है। जो डिवाइस ड्राइवर आप रन करना चाह रहे हैं हाई प्रिविलेज में, यू डू नॉट हैव ट्रस्ट ओवर दैट। तो आप चाहते ये हैं कि इसको मैं लो ट्रस्ट के एनवायरमेंट में रन करूं, कम से कम ज्यादा तबाही तो ना डाल सके ना, जिसकी जरूरत है वो दूंगा इसको, लेकिन इस प्रिंटर के ऊपर इसको एक्सेस की जरूरत है, इस प्रिंटर को एक्सेस कर सके, बाकी सारी डिवाइसेस को एक्सेस ना कर सके। कंट्रोल हो गया ना, हाई प्रिविलेज से निकल गया, ठीक है। लो प्रिविलेज का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। लो प्रिविलेज का मतलब है कि जिस चीज की इजाजत है वो कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप चाहते क्या हैं कि आप सिर्फ उन चीजों को हाई प्रिविलेज के अंदर रखें जो बगैर हाई प्रिविलेज के काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगेन वो क्या चीजें हैं, फिलहाल हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। सिर्फ उन चीजों को हाई प्रिविलेज के अंदर रखें जो कि हाई प्रिविलेज के बगैर सिरे से काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उन सारी चीजों को एक जगह पे जमा करते हैं और उसको कह देते हैं कि दिस इज आर माइक्रो कर्नल। सो नाउ वो जो सारी की सारी चीज इतनी बड़ी सारी हाई प्रिविलेज में रन हो रही थी, अब वो सब रन नहीं होंगी, सिर्फ वो मॉड्यूल्स आपके हाई प्रिविलेज में रन होंगे जो कि जरूरी है जिनके लिए हाई प्रिविलेज के अंदर रन होना, ठीक है। वो हाई प्रिविलेज के बगैर काम कर ही नहीं सकते। देखें, यूं समझे ना कि यू हैव राइट ओवर एवरीथिंग, ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे, ठीक है। बाकी हर किसी के लिए आप कोई ना कोई पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह आप अगर ये कहें कि फास्ट के अंदर कौन सा बंदा है जो कि हाई प्रिविलेज के अंदर काम करता है, तो एक भी नहीं है। डायरेक्टर की भी अपने कुछ पॉलिसीज हैं कि डायरेक्टर ये काम कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे आके आपको चपेड़े मारना शुरू कर दे, ठीक है। बात समझ आ रही है? सो देयर आर सम पॉलिसीज, सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एवरीबॉडी। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ जगह इस तरह की होती हैं जहां पे आपको मजबूरन जो है हाई प्रिविलेज के अंदर करना पड़ता है। तो उन चंद चीजों को, बहुत थोड़ी सी चीजों को आप एक जगह पे जमा कर देते हैं और उसको आप कहते हैं कि नाउ दिस इज द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल की डेफिनेशन हम यहां से करते हैं, वो चीजें जो कि खामखा हाई प्रिविलेज के अंदर रन होती हैं, दोज आर कॉल्ड द कर्नल, ठीक है। या खामखा का लफ्ज हटा दें, वो चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो कि हाई प्रिविलेज के अंदर रन होता है, उसको हम कहेंगे कर्नल। अगेन दिस इज अ वेरी वेग डेफिनेशन, बट इट्स अ वर्केबल डेफिनेशन, इसके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक हो क्या? तो हाई प्रिविलेज में क्या क्या है? थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी की जब बात करेंगे तब बात करेंगे, अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी चीजें इस तरह की आती जाएंगी कि ये जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज भी आ जाएंगी थोड़ी सी चीजें, ठीक है। यहां तक से हो गया। तो एवरीथिंग एल्स, अब आप ये जो देख रहे हैं, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये सारे जो हैं आपके पास लो प्रिविलेज के अंदर काम करेंगे। इनको उतनी चीजों की इजाजत होगी जो इनके लिए जरूरी है, उसके अलावा बाकी चीजों की इनको इजाजत नहीं होगी, ठीक है। मैक्रो कर्नल भी होता है? नहीं होता है, फिलहाल इस डिस्कशन में वो नहीं है, वो कुछ और चीज होती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। तो ये तीन मशहूर आर्किटेक्चर हैं आपके पास। ये जॉब इंटरव्यूज में बड़ा कॉमन सवाल है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर किस किस्म के होते हैं? तो बड्डास करके बोलते हैं कि मोनोलिथिक होते हैं, मॉड्यूलर होते हैं और माइक्रो कर्नल होते हैं। किसी ने कभी जिंदगी में माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर देखा नहीं, सवाल इस तरह पूछते हैं जैसे बड़े देखे हुए, ठीक है। आपके पास आजकल जितने मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज कर रहे हैं, सारे के सारे मॉड्यूलर हैं, माइक्रो कर्नल कोई भी नहीं है। ये किताबों तक है माइक्रो कर्नल, ठीक है, या रिसर्च में। माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर जो हाई सिक्योरिटी एनवायरमेंट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक कोई भी माइक्रो कर्नल बेस्ड नहीं है, ठीक है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको मैनेज करना बड़ा मसला है। हर इंडिविजुअल चीज का आपको बताना पड़ता है, इसको इस बात की इजाजत है, इस बात की इजाजत नहीं है, इस बात की इजाजत है, इस बात की इजाजत नहीं है, इस बात की इजाजत है, इस बात की इजाजत नहीं है। वो पॉलिसी डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ आ रही बात की? तो आपने जो शुरू में सवाल पूछा ना, तो मोनोलिथिक को उस सेंस में मेंटेन करना बड़ा आसान है कि एवरीबॉडी कैन डू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज जस्ट सिटिंग हियर और बस चलो काम करो। सिक्योरिटी का मसला उसके अंदर आ जाता है। तो इफ यू नीड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, यू गो ऑन दैट एंड। इफ यू नीड नो सिक्योरिटी, which does not happen nowadays, you come over here. And if you need something in the middle, which is what the requirement is for most home PCs और जो आपके पास normal everyday use होता है, you do go with the modular architecture. इसकी वजह से modular architecture आपके पास बहुत popular है जी। मॉड्यूलर में कर्नल कहाँ पे होता है? Modular, this whole thing would be the kernel, ठीक है जी। माइक्रो कर्नल की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है किस जगह पे फॉर एग्जांपल यूज हो रहा है? जी, ये इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर पे मिलिट्री की जो आपकी जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। माइक्रो कर्नल एक मशहूर माइक्रो कर्नल है, M4 माइक्रो कर्नल, ठीक है, काफ़ी मशहूर है, यू कैन सर्च फॉर इट। अगेन इट्स काइंड ऑफ लाइक रिसर्च की साइड का एरिया है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी के अंदर जब ज़रा सा आप आगे जाते हैं तो देयर इज़ अ वॉल, ठीक है, एंड यू कैन नॉट गेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड यू शुड नॉट गेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज, फिर उसके बाद फिर हालात ख़राब होंगे। Then you have to answer why you're trying to
फाइंड आउट. ओके, यहाँ तक सही होगी जी. 3 आर्किटेक्चर्स होते हैं आपके पास. माइक्रो कर्नल जो है वो आपके पास माइक्रो होता है, जैसा नाम से जाहिर है. कर्नल बहुत छोटा सा होता है और बाकी सारी की सारी चीज़ें लो प्रिविलेज के अंदर काम करती हैं. ठीक हो गया? ओके, सो व्हाट इज अ कर्नल? कर्नल की डेफिनेशन यहाँ पे देख लें इन्होंने क्या किया है. सो कोर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम दैट मैनेजेस रिसोर्स एक्सेस, मेमोरी एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग. तो यही तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की थी. ये क्या कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन? ये कह रहे हैं टू द कंप्लीट सिस्टम इंक्लूडिंग कमांड इंटरप्रेटर्स. सो दिस इज रिटन बाय दिस गाय जिसकी भी ये स्लाइड्स हैं. ठीक है, नाम अजीब सा है इसलिए मैं बोल नहीं सकता. बट ऑलमोस्ट नोबडी इंक्लूड्स द कमांड इंटरप्रेटर इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेफिनेशन. बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो ये कह रहे हैं कि कमांड इंटरप्रेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, विंडोज मैनेजर्स, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हैं. सो यस, बट वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? कैलकुलेटर फिर इसका पार्ट है कि नहीं है? ठीक है, शेल अगर आपके पास एक शेल आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, जिन लोगों ने लिनक्स ज़रा तफसील से इस्तेमाल किया है, तो एक शेल अगर आपने इंस्टॉल किया तो आपको कह रहे हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है. व्हाट इफ़ यू इंस्टॉल अनदर शेल? तो इज़ दैट स्टिल द ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट? ठीक है, तो बड़ी वेग सी डेफिनेशन है. बट अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि डेफिनेशन क्या है स्पेसिफिकली. ठीक है, हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि टिपिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सुपरसेट और कर्नल उसके अंदर सबसेट होता है. ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने की अगर उसको लेना चाहते हैं तो हाई प्रिविलेज मोड में जो चीज़ रन होगी उसको हम कर्नल कहेंगे, और जितनी ज़रूरी चीज़ें होंगी सारों को मिला के हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे. अब ज़रूरी जो है दैट डिपेंड्स. ठीक है, यहाँ तक सही है जी? ओके, एग्जाम्पल है आपके पास यूनिक्स के कर्नल की. ठीक है, तो यूनिक्स कह लें, लिनक्स कह लें, ये क्या क्या काम करता है आपके पास? बहुत सारे काम करता है, 3-4 यहाँ पे देख लेते हैं. इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस. सो इट कंट्रोल्स के कौन से प्रोसेस को आप फिलहाल एप्लीकेशन समझें. ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो सकती हैं. सही है, ये डिसाइड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन किस वक्त रन करनी है. ठीक है, अगेन ये आगे जाके हम तफसील से देखेंगे कि भाई ये तो जो एप्लीकेशन आप खोलेंगे वो रन होगी उस टाइम पे, तो ऐसी बात नहीं है, इसको आगे हम तफसील से देख लेंगे. मेमोरी को मैनेज करता है, किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी देनी है, कौन ज़रूरी एप्लीकेशन है, कौन सी फजूल एप्लीकेशन है, ये सारी बातें देखता है. ठीक है, फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, ये पहले हम देख चुके हैं, और डिवाइसेस को भी हैंडल करता है ये. ठीक है जी. ये जो भी हमने हाई प्रिविलेज मोड और लो प्रिविलेज मोड की बात की है उसको थोड़ा सा ज़रा सा तफसील से हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि दैट इज़ वेरी रेलेवेंट टू हमारी जो अगली डिस्कशन आ रही है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. और ये थ्रू आउट हमारा जितना ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स चलेगा ये सारे के अंदर ये बहस आएगी. ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़, इसको ज़रा देखें. सो अभी तक हमने जो बात की है हाई प्रिविलेज मोड, उसको कहते हैं प्रिविलेज मोड या सिस्टम मोड या सुपरवाइजर मोड. तीनों नाम अपने मतलब से ही जाहिर है कि प्रिविलेज के उसके राइट्स ज़्यादा हैं. सिस्टम मोड के ये सिस्टम का पार्ट है, औरों को मैनेज करता है, या सुपरवाइजर मोड की औरों को सुपरवाइज करता है. ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हाई प्रिविलेज मोड है. सो इस सारी कहानी का मतलब ये है कि डू एनीथिंग, कैन डू एसेंशियली एनीथिंग. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड दी प्रिविलेज मोड, सिस्टम मोड, सुपरवाइजर मोड, और टेक्निकल जो इसका नाम है उसको कहा जाता है कर्नल मोड. ठीक है, इसको जब आप टेक्निकल जार्गन में कहेंगे तो यू हैव टू कॉल इट दी कर्नल मोड. ठीक है, तो स्पेसिफिक्स में खैर अभी फिलहाल नहीं जाए, जब आती जाएंगी चीज़ें साथ साथ इनको फिर हम देखते जाएंगे. ठीक है जी, इसलिए ये देखें, ये थोड़ा सा ज़रूरी ये है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का चूंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो मैं बीच बीच में से चीज़ें स्किप करूँगा, तो इतनी मेहरबानी करें कि क्लास में नहीं आते तो ना आए, वो मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन कम अज़ कम ऐसा ना हो कि एक चीज़ मैंने करवाई नहीं और उसके ऊपर अपना दिमाग ख़राब कर रहा है. ठीक है, तो किस चीज़ पे क्रॉस लगाऊंगा? मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप करूँगा. चलो ठीक है, सही हो गया. ओके, सो आपको पता कैसे चलता है कि आप हाई प्रिविलेज मोड में काम कर रहे हैं या लो प्रिविलेज मोड में काम कर रहे हैं? ठीक है, या यूँ कहें कि आपका सीपीयू, आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सारों को पता है कि क्या होता है. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक इंस्ट्रक्शन पे सेट होता है, यू गो देयर एंड यू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन एंड यू गो टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड यू एग्जीक्यूट दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप चलते रहते हैं इस तरीके से. ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर सकते. तो ये कैसे होगा? सीपीयू में ये अकल कहाँ से आएगी कि भाई ये वाला काम जो है ये बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो अगर तो उसकी एक अप्रोच ये हो सकती है कि व्हेनेवर यू ट्राई टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, आप पहले जाके देखें कि इस एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन अभी करंटली रन हो रही है, उसको ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की इजाजत है या नहीं है. फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल याद है जी? ठीक है, जिन्होंने पहले पढ़ा था उनको भी थोड़ा बहुत याद है. यू फेच द इंस्ट्रक्शन, यू डिकोड इट एंड देन यू एग्जीक्यूट इट. तो ये 3 स्टेप्स जो हैं, इसकी वजह से आपका सीपीयू बहुत तेज काम करता है, बिकॉज इट हैपेंस वेरी क्विकली. सो इफ यू इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी चेकिंग बीच में, तो पॉलिसी चेकिंग वुड बी कॉम्प्लिकेटेड. कौन सी चीज को किसकी इजाजत है, इट वुड बिकम एक्सट्रीमली स्लो.
ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि हर इंस्ट्रक्शन पे चेक करें कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की इजाजत है या नहीं है, ठीक है। तो तरीकाकार क्या किया जाता है कि यू हैव दिस होल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि ये वाली जो है हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं और ये लो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो जो चीजें हाई प्रिविलेज मोड के अंदर रन हो सकती हैं वो अगर कोई भी काम करेंगी तो खैर है। जिन चीजों ने लो प्रिविलेज मोड के अंदर रन होना है, अगर वो कोई हाई प्रिविलेज मोड वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है तो सीपीयू उधर ही रुक जाता है, ठीक है, वो नहीं चलता आगे, वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक हो गया, बात समझ आ रही है जी। मिसाल देते हैं थोड़ी देर में इसकी एक। ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो हाई प्रिविलेज है कि लो प्रिविलेज है? तो अगेन इफ यू ट्राई टू कम अप विद अ कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर तो दैट वुड बी गुड बट इट वुड बी वेरी स्लो। तो तरीकाकार क्या किया जाता है, आपके पास सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं ना, फ्लैग्स होते हैं, स्टेटस रजिस्टर होता है ना आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर सारे फ्लैग्स पड़े होते हैं। उसके अंदर एक फ्लैग ये डिसाइड करता है कि इस टाइम पे हम हाई प्रिविलेज मोड में हैं कि लो प्रिविलेज मोड में, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप हाई प्रिविलेज मोड में हैं तो वो 1 सेट होगा। अगर सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलती है सीपीयू एग्जीक्यूट करता जाएगा। अगर आपने उस बिट को 0 कर दिया, ठीक है, उस एक बिट को अगर आपने 0 कर दिया, अब अगर कोई हाई प्रिविलेज मोड वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी तो सीपीयू फौरन वहां पे रुक जाएगा और कहेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, फिर उस गड़बड़ को हैंडल करना पड़ेगा। बात समझ आइए, दोबारा देखें, आपके पास ये एक लिस्ट है जिसके अंदर सीपीयू को पहले से पता है, सीपीयू के आर्किटेक्चर का ये पार्ट होता है कि ये हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस है, ये लो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। आप शुरू में आते हैं तो आप अपने ये आपके पास एक फ्लैग का एक फ्लैग है जो कि एक रजिस्टर के अंदर पड़ा होता है, एक फ्लैग होता है, ठीक है। इसको आपने शुरू में कर दिया 1, ठीक है। 1 का मतलब है यू आर एग्जीक्यूटिंग इन हाई प्रिविलेज मोड, जो करते हैं करें, सीपीयू डजंट केयर, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपने आके इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया 0, ठीक है। अब 0 होने के बाद ये वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती रहेंगी, कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपने यहां पे से कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो सीपीयू फौरन रुक जाएगा। तो नाउ द सीपीयू डज नॉट हैव टू चेक अ डिटेल्ड पॉलिसी, ऑल इट हैज टू चेक इज इंस्ट्रक्शन हाई प्रिविलेज है कि लो प्रिविलेज है, ठीक है। तो वो एक लिस्ट के अंदर साफ नजर आ जाती है। प्लस इट हैज टू चेक कि फ्लैग 1 है कि 0 है। बस ये 2 बातें चेक करनी पड़ती हैं फेच डिकोड साइकिल के अंदर। ये 2 सिंपल से, आपको अंदाजा है, डीएलडी पड़ी हुई है कि यू कैन जस्ट पुट इट इनटू एन एंड गेट और आराम से आपको पता चल जाएगा कि मैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूं या ना करूं, ठीक है। इट्स वेरी फास्ट, ठीक हो गया, बात समझ आइए। तो नाउ दिस इज द मैकेनिज्म। पॉलिसी क्या थी, हाई प्रिविलेज मोड कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें लो प्रिविलेज मोड है, लंबी चौड़ी कहानी है वहां पे। मैकेनिज्म आखिर में क्या बच गया, फ्लैग सेट करो, इंस्ट्रक्शंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक हो गया। अगेन कौन सी इंस्ट्रक्शन हाई प्रिविलेज है, कौन सी लो प्रिविलेज है, ये जब इंटेल वालों ने प्रोसेसर बनाया तो उन्होंने उसी वक्त बता दिया कि ये हाई प्रिविलेज है, ये लो प्रिविलेज है, ठीक है, समझ आ गई। मुझे कोई मिसाल दे सकता है किसी ऐसी इंस्ट्रक्शन की जो कि हाई प्रिविलेज हो? स्पेसिफिक नहीं, मुझे बात बताएं कि इस बात की जो इंस्ट्रक्शन होगी, ऑब्वियसली स्पेसिफिक। मेमोरी एड्रेस को हम 0 अगर एड्रेस 1 जो एक्सेस करें, लेकिन मेमोरी को एक्सेस करने की इंस्ट्रक्शन वुड बी द लोड इंस्ट्रक्शन। तो लोड इंस्ट्रक्शन इज नॉट हाई प्रिविलेज बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू लोड थिंग्स। जंप की इंस्ट्रक्शन इज आल्सो, द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज लो प्रिविलेज बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू यूज इट। हर एप्लीकेशन में जंप्स होते हैं ना, आप लोगों ने एप्लीकेशंस लिखी हैं। इंटरप्ट अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो इंटरप्ट के लिए भी आपको हर एप्लीकेशन इंटरप्ट एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। अगेन जिन लोगों को याद नहीं है इंटरप्ट असेंबली से तो खैर है, कोई बात नहीं, मैं कवर करूंगा यहाँ पे। इंटरप्ट एग्जीक्यूट करवाना जो है दैट इज लो प्रिविलेज। और ये इधर लिखा हुआ है बोर्ड पे, मैंने लिखा है, जो पहले से लिखा है उसको मत देखें, हिंट लिखी हुई है, बात नहीं लिखी हुई। हाँ, फ्लैग को सेट करना। इस फ्लैग को अगर कोई भी बंदा सेट कर सकता है तो फिर तो सारा मकसद ही फोत हो गया। कर्नल को एक्सेस इज नॉट एन इंस्ट्रक्शन, सो ठीक है। अगेन दिस वुड नॉट बी इंस्ट्रक्शन, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस ये नहीं होगी। इस फ्लैग को सेट करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रक्शन होती है। सो इफ एवरीबडी कैन एग्जीक्यूट दैट तो इट डिफीट्स द होल पर्पस। तो इस फ्लैग को 1 से 0 करना, 0 से 1 करना, इस फ्लैग को चेंज करने की जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगेन यू वर नॉट सपोज टू नो दिस, ऐसी कोई मसला नहीं है, तुक्का मारने का ही कह रहा था। तो आपके पास इस फ्लैग को चेंज करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन जो है हाई प्रिविलेज है। समझ सकते हैं ना कि अगर मैं लो प्रिविलेज में रन कर रहा हूं और मैं कहता हूं आज से फ्लैग 1 होगा तो ऐसी है कि जी मुझे हर चीज की इजाजत होनी चाहिए,
ठीक है, तो ये इस तरह तो नहीं है कि आगे हम ही कब्जा कर लेंगे जगह के ऊपर, समझ आ रही है? सो अगेन दैट इज एन एग्जांपल, आगे जाके थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी और भी समझ आ जाएंगी। ये आर्किटेक्चर समझ आ गया कि आपके पास कर्नल मोड क्या है, हाई प्रिविलेज, और आपके पास इसके अगेंस्ट एक और मोड होता है, उसकी तरफ आते हैं। ओके, सर इसका मतलब है जो सारे फ्लैग्स होंगे मतलब रजिस्टर में, तो उनको चेंज करने के लिए हमें नहीं, ये जो एक स्पेसिफिक चीज है ना, ये फ्लैग आपको सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो इजाजत ही नहीं देता कि इसको आप नॉर्मल चीजों से चेंज करें, ठीक है? इसको चेंज करने की अपनी इंस्ट्रक्शन है, और वो हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, बस वही है। वो एक ही इंस्ट्रक्शन है, सेट और अनसेट, ठीक है? सेट फ्लैग और फ्लैग्स आप लोगों ने सेट वगैरह किए ना, सेट अनसेट किए ना, तो इसको सेट अनसेट करने के लिए अपनी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है विच इज हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो तरीकाकार ये बना, अगेन ये चीज़ किताबों में नहीं है, तो ये मैंने एक मजेदार सी डायग्राम अपनी खुद बनाई है। तरीकाकार आपके पास ये बना, ये एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम है, ठीक है? ऊपर देख लिया, सुपरवाइजर मोड, कर्नल मोड, सिस्टम मोड, प्रिविलेज मोड, ठीक है? बहुत सारे नाम हैं। इसी तरीके से इसको रिंग जीरो भी कहा जाता है। जब आपके पास कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती है हाई प्रिविलेज मोड में, उसको कहा जाता है रिंग जीरो। आपके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसके रिंग्स होते हैं, यूं कह लें, ठीक है? रिंग से मुराद क्या है कि वेरी हाई प्रिविलेज, उससे लो प्रिविलेज, उससे लो प्रिविलेज, और सबसे कम प्रिविलेज, ठीक है? सो दिस इज योर लोएस्ट प्रिविलेज, सही है? ये अगेन आमतौर पे किताबों में इस नाम से नहीं लिखा होता, लेकिन आप प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं, प्रैक्टिकल काम वगैरह करते हैं, तो उसमें रिंग जीरो आपको नजर आएगा। तो रिंग जीरो एसेंशियली मींस हाई प्रिविलेज, और रिंग 3 मींस लो प्रिविलेज। रिंग 1 और रिंग 2 कोई नहीं इस्तेमाल करता, पता नहीं क्यों है, ठीक है? ये फॉर फ्यूचर, इंटेल वालों ने जब डिज़ाइन किया ना आर्किटेक्चर, तो उन्होंने कहा फ्यूचर में हम इसको इस तरीके से करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चलो खैर है, शायद कहीं पे इस्तेमाल हो गया, ठीक है? सो रिंग जीरो एंड रिंग 3, लो प्रिविलेज, हाई प्रिविलेज, सही है? तरीकाकार क्या होता है, जब भी आप हाई प्रिविलेज के अंदर काम कर रहे होते हैं, रिंग जीरो के अंदर काम कर रहे होते हैं, और आप किसी एप्लीकेशन को कंट्रोल देना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस फ्लैग को क्या कर देते हैं, जीरो, और एप्लीकेशन को कहते हैं जाओ तुम काम करो। तो अगर वो कोई भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करती है, तो आपका सीपीयू क्या करता है, फौरन उसको रोकता है और आपको कहता है कि ये देखो जरा ये क्या कर रहा है, ठीक है? आपको शिकायत लगाता है, आके लिटरली शिकायत लगाता है, सारी उसकी तफसीलात बताता है कि ये काम इसने किया, ठीक है? पूरा स्टैक ट्रेस बताता है, उसकी मेमोरी आपको बताता है, सारा किस्सा कहानी आपको बताता है कि ये जो है तो सीपीयू जो है पूरा तैयार शिकायती टड्डू है, ठीक है जी? दैट इज हाउ दिस आर्किटेक्चर वर्क्स। Whenever a low privilege application tries to execute a high privilege instruction, आपका सीपीयू उसको वहां पे रोक देता है, ठीक है? उसको नहीं बताता, उसको तो तब पता चलेगा जब वो एग्जीक्यूट होगा ना, उसको नहीं बताता, आपको कंट्रोल पास कर देता है कि ये देखो ये क्या कर रहा है, देन यू डिसाइड कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ठीक है? किसी किसी चीज की इजाजत उसको देनी भी होती है, ठीक हो गया? अगर आपने इजाजत देनी है तो आप सीपीयू को कहते हैं खैर है जाने दो, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वायरस के इंसान हाँ, दें मिसाल दे सकते हैं, देंगे क्रैक देते मतलब वो क्रैक करते हैं ना, जी जी, वो उसको नहीं देता, वो ऑटो केएमएस को जो जी 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 जी, एग्जैक्टली। सो एसेंशियली वेल नहीं, एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज इट्स नॉट एग्जीक्यूटिंग, सो हाँ, तो ये इसके साथ मेरे से नहीं फिक्स हो रहा, मैं सोच के बताऊंगा कि वो इसके साथ किस तरह लिखेंगे, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? यहाँ तक सही हो गया? सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड रिंग जीरो, रिंग 3, इनके दरमियान में आपस में जंप्स किस तरीके से होती हैं, थोड़ी सी तफसील इसको आगे और भी देखते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन समथिंग लाइक दिस अकर्स, कि आपके पास लो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है और हाई प्रिविलेज को करने, लो प्रिविलेज एप्लीकेशन है, हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। मैं ये एप्लीकेशन का लफ्ज अभी जानबूझ के एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, प्रॉपर लफ्ज नहीं बोल रहा। इसको कहा जाता है वायलेशन, ठीक है? तो वायलेशंस मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, ठीक है? ये टेक्निकल लफ्ज है वायलेशन, ठीक है? तो इसको आप ये भी समझते हैं इंग्लिश का लफ्ज, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी, इसको कहा जाता है वायलेशन। तो वायलेशन जो है, अगर कोई ऐसा काम आप करने की कोशिश करते हैं जो कि इजाजत नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना किया जाए, ठीक है? देयर आर सर्टेन केसेस जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं करते, ठीक है? वो फिलहाल उसको छोड़ेंगे वो क्या होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ, लेकिन मोर लाइकली क्या होता है कि अ ट्रैप इज इशूड, ठीक है? ट्रैप या एक्सेप्शन इसको कह लें, ठीक है? एक्सेप्शन से क्या मुराद है कि रूटीन से हट के ये कोई काम हो रहा है, ठीक है? इसी को टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बंदा कोई काम कर रहा था, ठीक है? उसने कोई हरकत करने की कोशिश की, आपने उसको पुचुक करके पकड़ लिया उधर, ठीक है? वो क्या होती है, ये वो है बास्केट है जाली की, क्या है, क्या कहते हैं उसको, वो जाल नहीं होता जिसमें वो पकड़ लेते हैं बंदे को, हाँ मछली, हाँ नेट, सॉरी दिमाग खराब हो गया, सही है? तो उसके अंदर आपने उसको पकड़ लिया, यू ट्रैप इट, ठीक है? इसको ट्रैप कहा जाता है आमतौर पर, ठीक है?
ओके, सो यू कैन हैव अ मेमोरी एक्सेस वायलेशन। आप कोई ऐसी मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आपको इजाजत नहीं थी, किसी और एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर आप घुस रहे हैं, ठीक है, डाटा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी एग्जीक्यूट की जिसकी आपको इजाजत नहीं थी, ठीक है, या ये हो सकता है कि आपने किसी ऐसे रजिस्टर को एक्सेस करने की कोशिश की जिसकी आपको इजाजत नहीं थी, एनीथिंग, आसान अल्फाज में आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसकी आपको इजाजत नहीं थी, ठीक, तो ट्रैप एग्जीक्यूट होता है। तरीकाकार क्या होता है कि कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को पास कर दिया जाता है, ठीक है जी। सर आपने अभी कहा कि वो इंस्ट्रक्शन होगी, ये तो मेमोरी एक्सेस करना इंस्ट्रक्शन वाज एन एग्जांपल, ठीक है। मेमोरी एक्सेस करना भी एसेंशियली वो एक इंस्ट्रक्शन से होती है, तो वो जब मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे तो वो होगा कि वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर ट्रैप एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सीपीयू को तो और को बात पता ही नहीं है ना, सीपीयू तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे समझता है, ठीक है, जो भी बात होगी इंस्ट्रक्शन के जरिए से होगी, ठीक है, प्लस एक और चीज़ आ रही है आगे, ठीक है जी। हाँ जी, मैं बहुत सारी बातें वैसे गलत इसलिए करूँगा, उसको समझाने के लिए करनी पड़ती है, बना के सही कर देते हैं उसको, ठीक है, तो अच्छा है बोला करें इस तरह, फिर मैं सही कर दूँ उस बात को, राइट। सो तरीकाकार क्या होता है कि व्हेनेवर यू हैव अ ट्रैप और एन एक्सेप्शन, कंट्रोल किसको पास किया जाता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, सुपरवाइजर को, ठीक है। फ्लैग क्या किया जाता है, आपका हाई प्रिविलेज कर दिया जाता है, और कंट्रोल इधर पास कर दिया जाता है कि अब करो क्या करना है इसके साथ, सही हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि ओरिजिनल प्रोग्राम तो सेव हो जाए, उसको सेव करता है, प्लस अपने कुछ डिसीजन वगैरह लेता है, आगे इसको जाके हम तफसील से देखेंगे कि फिर क्या होता है, ठीक है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या, आप करना क्या चाहिए, ठीक है। जब ये सिचुएशन आ गई है तो अब हमें करना क्या चाहिए, ठीक है जी, यहाँ तक सही है। तो ये जो हाई प्रिविलेज है ना, वो सब हम लिनक्स में करते हैं, लिनक्स में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो sudo का भी करते हैं ना, तो हाई प्रिविलेज हम नहीं आता, वो दूसरी टर्मिनोलॉजी बता दूं तो फिर बताता हूँ, ठीक है। सो हाई प्रिविलेज की भी किस्में होती है ना, ठीक है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाई और लो, ऐसा भी होता है कि लो के अंदर भी फिर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, किसी को ज़्यादा काम की इजाज़त होती है, किसी को कम काम की इजाज़त होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। जिस तरह हमारी हायरार्की में फिर आखिर में एक स्टूडेंट बेचारा रह जाता है जिसको कुछ भी की इजाज़त नहीं होती, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, सही हो गया। सो ट्रैप्स होते किस तरीके से, एक हमने ये तरीका ये देख लिया कि इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग इलीगल, उस तरीके से होता है एक्सेस वायलेशन। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास कोई इंटरप्ट आ जाए, ठीक है। इंटरप्ट आप लोगों ने उसूलन असेंबली में तफसील से पढ़े होने चाहिए, मैं भी बता देता हूँ। इंटरप्ट इज एसेंशियली एनीथिंग, जब आपके पास कोई सीपीयू की कोई एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रही है ना कि पहले ये एग्जीक्यूट करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, दरमियान में अगर कोई भी ऐसी बात आ जाती है जिसकी वजह से इस सीक्वेंस को छोड़ के आप कहीं और जाते हैं, जंप की इंस्ट्रक्शंस के अलावा, ठीक है, जंप की इंस्ट्रक्शंस के अलावा कोई भी ऐसी बात आ जाती है कि आप इस सीक्वेंस को छोड़ के, आईपी को छोड़ के, आज जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है उसको छोड़ के कहीं और अगर एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उसको इंटरप्ट कहा जाता है, ठीक है। उसकी बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। वो जो के वाले कॉन्टैक्ट्स की हमने बात की थी कि आपने वहाँ पे जब के दबाया, ठीक है, तो वो जो सीपीयू यहाँ से एक सिग्नल भेजता है ना, तो वो जब वहाँ पे सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू को मिलता है, सीपीयू कहता है ये क्या हो गया, तो वो जो काम कर रहा होता है उसको रोकता है कि तुम सबर करो, ये क्या बिजली आई है यहाँ से, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हवाले करता है। उधर देखा था ना हमने कि सीपीयू लेता है, सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। वो ये चीज़ थी कि एक इंटरप्ट आता है, वो इंटरप्ट हार्डवेयर की तरफ से आया है। इंटरप्ट बहुत सारी जगहों से आ सकता है, ये इंटरप्ट हार्डवेयर से आया है, ठीक है। हार्डवेयर से जब इंटरप्ट आया तो आपका सीपीयू जो है जो काम कर रहा होता है उसको रोकता है, आपका एक ट्रैप इशू करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि ये इसके साथ मैं क्या करूं, उसको जल्दी से हैंडल करता है, ठीक है। इसको कहा जाता है इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट को वो हैंडल कर लेता है, हैंडल करने के बाद फिर वापस उस एप्लीकेशन को कहते हैं चलो तुम अब करो जो कर रहे थे, ठीक है, बात समझेगी। तो वो हैंडल की फिर लंबी चौड़ी तफसील है जिसके अंदर फिलहाल हम नहीं जा रहे। उसूलन वो असेंबली का काम है, आर्किटेक्चर का काम है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं। एप्लीकेशन को रोकते हैं या सीपीयू को? सीपीयू को कोई नहीं रोक सकता, एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट हो रही होती है, सीपीयू उसको एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा था, तो जब भी कहा जाएगा ना कि सीपीयू रुकता है तो उससे मुराद ये होती है कि वो काम करने से रुकता है और कोई और काम करता है। सीपीयू कैन नेवर बी आइडल, ठीक है। जब भी ये कहा जाए ना कि सीपीयू कुछ नहीं कर रहा, उससे मुराद है कि उस टाइम पे सीपीयू नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, नो ऑप नो ऑप नो ऑप नो ऑप, ठीक है। वो बैठा होता है इस तरह, नहीं होता वो पागल सा एक कैरेक्टर नहीं होता, बैठा होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, 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 उसको इतना जरूर करना पड़ता है। सीपीयू हैज टू ऑलवेज बी डूइंग समथिंग, ठीक है जी। अगेन दिस इज असेंबली लैंग्वेज, इसके अंदर मैं तफसील से नहीं जा रहा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव सम स्पेसिफिक हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो कि टाइमर से इशू होते हैं। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक इंटरप्ट मिलता है, ठीक है। थोड़ी देर से मुराद है कि चंद माइक्रो सेकेंड्स के बाद आप लोगों को, एक्चुअली आई थिंक नैनो सेकेंड कितने लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के स्केल के ऊपर आपको एक इंटरप्ट मिलता है, ठीक है, आप बीइंग द सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू उसके साथ कुछ करता है, आते हैं उसकी तरफ से बात, ठीक है। तो दीज कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट वायलेशंस, इनको हम इसलिए कहते हैं
अब ये वायलेशन नहीं है, वहाँ से जो की आपने प्रेस किया तो कोई वैसी कोई बला नहीं पड़ी है, लेकिन इसको जनरल टर्मिनोलॉजी में वायलेशन कहा जाता है, ठीक है, या ट्रैप कहा जाता है, ठीक है, सही हो गया। सर ये तो हमेशा होगा जब भी कोई आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से कुछ ना वहाँ पे आएगी इंस्ट्रक्शन। जी जी जी, ये तो हर बार इंटरप्ट होगा। ये जो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है ना आपका, यूं कहें कि ये नॉर्मल चल रहा होगा, ठीक है, जब भी इसको रोका जाएगा, और वो जब भी इज़ वेरी कॉमन, आगे हम इसको देखेंगे, दैट इज़ वेरी कॉमन, लेकिन ये जब भी इसको रोका जाएगा तो हम कहेंगे कि इसको ट्रैप इशू किया गया है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल अपने चलता रहे तो उसको ट्रैप नहीं कहते। जब उस नॉर्मल एग्जीक्यूशन फेच डिकोड एग्जीक्यूट जो आप लोगों ने असेंबली में जिस तरीके से देखा है ना उसको, वो जब तक चल रहा है ठीक है, जैसे ही उसको रोका जाएगा बीच में तो उसको हम कहेंगे कि ये ट्रैप इशू किया या इंटरप्ट किया गया। जैसे मतलब अगर कोई एप्लीकेशन चल रही है आपने दूसरी स्टार्ट कर दी जी हाँ, आएंगे उसकी तरफ आएंगे, उसकी तरफ आएंगे सब, ठीक है, बाद में थोड़ा बाद, सही है जी। यहाँ पे कोई सवाल है? सो तरीकाकार क्या होता है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की, कि आप कोई काम कर रहे थे और आपने कहा कि जी ये फाइल मैंने प्रिंट करनी है, ठीक है, ये यूँ क्या फाइल मैंने ओपन करनी है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन ने कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, या प्रिंटर के ऊपर कोई कमांड भेजनी है, नेटवर्क कार्ड के ऊपर कोई पैकेट भेजना है, ठीक है जी, आप ये कहते हैं कि ये पैकेट नेटवर्क कार्ड के ऊपर भेज दो, सही हो गया। अब नेटवर्क कार्ड को एक्सेस करना आपको इजाज़त नहीं है, दैट्स प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है किस्म की, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए करेगा। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि नेटवर्क कार्ड के ऊपर ये पैकेट भेजो जिसके अंदर ये तफसीलात होनी चाहिए, ठीक है, के वाले कॉन्टैक्ट से जो हम भेज रहे थे, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कहते हैं कि ये वाली बात इंफॉर्मेशन जो है, ये वाला खत जो है ये फला जगह पे पहुंचा दो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे देंगे, इंस्ट्रक्शन तो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास ये बात पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफाइन की हुई है कि जब भी आपने नेटवर्क कार्ड के ऊपर कोई पैकेट भेजना है तो आप रजिस्टर नंबर, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है, EAX के अंदर 10 लिखें, ठीक है, और उसके बाद एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट करें, ठीक है, विच इन लिनक्स केस वाज ATH, ठीक है, इंटरप्ट के अपने नंबर होते हैं, बहुत सारे इंटरप्ट हो सकते हैं, आप कह रहे हैं मैं ATH को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगेन यू प्रोबेबली हैव सीन दिस इन असेंबली, बट इफ नॉट तो बस इतनी सी है कि इंटरप्ट की अपनी इंस्ट्रक्शन होती है, EAX के अंदर लोड करें और कहें इंट और ATH, ठीक है जी। तो होगा क्या इससे कि जैसे ही आप इंट कहेंगे तो इंट की इंस्ट्रक्शन कहते ही एक ट्रैप एग्जीक्यूट होगा। आपकी इंस्ट्रक्शंस आ रही थी 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही थी, EAX के अंदर लोड कर दिया आपने 10 और आपने कहा इंट, जैसे ही आपने इंट का आपका एप्लीकेशन जो है वो रुक गई, एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। क्या किया गया, वो फ्लैग जो था आपके पास, जो प्रिविलेज वाला फ्लैग था, उसको सेट कर दिया गया 1 पे, ठीक है, और कंट्रोल पास कर दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए मोड स्विच, क्योंकि आप लो प्रिविलेज मोड से हाई प्रिविलेज मोड के अंदर चले गए, ठीक है, मोड स्विच हो गया, आपकी एप्लीकेशन रुक गई, ऑपरेटिंग सिस्टम अब एग्जीक्यूट करेगा, वो ये डिसाइड करेगा, उसको पता है ना कि आपने कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया जाएगा कि ATH एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है, वहां पे जाएगा और वो जाके देखेगा कि हाँ जी इसने क्या करना है, नेटवर्क कार्ड का पैकेट भेजना है, क्यों, क्योंकि EAX के अंदर 10 पड़ा हुआ है, सारे फ्लैग्स वगैरह तो आपके वैसे ही है ना, रजिस्टर्स वगैरह CPU के वैसे ही, उनको किसी ने नहीं छेड़ा, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है 10 लिखा था, इसका मतलब है नेटवर्क कार्ड के ऊपर पैकेट भेजना है, फ्ला रजिस्टर से डाटा उठाओ, फ्ला मेमोरी एड्रेस से सब कुछ उठाओ, वो सारा काम उसने किया, नेटवर्क कार्ड के ऊपर उसने पैकेट भेज दिया। जब वो भेज दिया तो यहां से फिर क्या किया जाएगा, फ्लैग को वापस करेंगे 1 0, ठीक है, और कंट्रोल क्या कहेंगे, चलो जी वापस जाओ, तो आपकी एप्लीकेशन को यूं नजर आएगा कि मैंने ये सारे काम किए थे, EAX के अंदर लोड किया था, इंट मैंने किया और फौरन में आगे आ गया, उसके हिसाब से दरमियान में टाइम गुजरा ही नहीं, ठीक है। ये ऐसा था जैसे उसको क्रायोजेनिकली फ्रीज कर दिया गया था, ठीक है, उसको एक बर्फ खाने के अंदर रख दिया और वो फ्रीज हो गया, और 300 साल के बाद जब वो पैदा हुआ उसने कहा कि मैं तो वैसे का वैसे ही, ठीक है जी। उसको फ्रीज कर दिया जाता है उस जगह पे, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा उसको कोई चेंजेस होती हुई नजर नहीं आएंगी, कंट्रोल जब वापस भेजा जाता है तो अगेन यू हैव अ मोड स्विच, और मोड स्विच करने के बाद आप वापस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ दी इंटरप्ट आर्किटेक्चर वर्क्स, सही हो गया जी। ऑटोमेटिकली होता है जी, हम एज एन एप्लीकेशन सिर्फ इंट जैसी कहेंगे ना तो मोड स्विच हो जाएगा, वो हमने नहीं किया, इंट की इंस्ट्रक्शन से मोड स्विच हो गया, वहां पे हम गए, ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस आने से पहले वो फ्लैग को वापस 0 करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो 0 किए बगैर वापस चला जाएगा ना फिर हालात खराब होंगे, क्योंकि उसको फिर हर चीज की एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करना है तो सिर्फ उस एक जगह पे जाके वो जहाँ पे वो फ्लैग को वापस 0 कर रहा है उसको कमेंट आउट कर दें, बस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, ठीक है, देयर इज नो फर्दर सिक्योरिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड ए मोड स्विच। सो
आपके पास ये जो बात मैंने आपको कही ना, थोड़ी देर पहले आपने सवाल भी पूछा था, वो भी बता देता हूँ कि हमने कहा कि 10 जो है 10 नेटवर्क कार्ड के ऊपर डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास यहाँ पर एक लिस्ट होती है, ठीक है। ये अगेन लिस्ट आप लोगों ने कहीं पे देखी होगी, नहीं तो अभी मैं बता देता हूँ। 10 के आगे लिखा होता है नेटवर्क कार्ड पे पैकेट भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। 15 के आगे मिसाल के तौर पे फाइल ओपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। 16 जो है वो डिवाइस ड्राइवर को कोई डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्क्रीन की या वॉटेवर, ठीक है। इसके पास एक लिस्ट होती है ये, ठीक है जी। इसको कहा जाता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ वेक्टर। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वेक्टर के जरिए से इंप्लीमेंट की जाती है। इसे बात याद आ गई, थोड़ी देर बात करता हूँ। सो वेक्टर के जरिए से ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है और इट लुक्स लाइक अ टेबल, ठीक है। और किसको कैटर करता है? इंटरप्ट को कैटर करता है, इस वजह से इसको कहा जाता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये लिखा होता है कि नेटवर्क कार्ड है और इसके लिए मेरे पास जो कोड लिखा हुआ है वो फ्ला एड्रेस के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो जब भी 10 उसको पता चलेगा तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा जिसके अंदर सारी लॉजिक होती है, ठीक है। नहीं तो इनको ट्रैप वेक्टर्स भी कहते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल्स भी कहते हैं, ठीक है। समझ आएगी बात की? इस तफसील की हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, असेंबली की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और जब आप वापस जाते हैं कर्नल मोड से नॉर्मल मोड के ऊपर, उसका नाम अभी बताता हूँ, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लिखा हुआ है, बता देता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड दी रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन। सो दीज आर यूजर मोड एंड कर्नल मोड, ठीक है। अब जो इनके टेक्निकल नाम है आपको पता चल गए। आपके पास कर्नल मोड होता है और यूजर मोड होता है। whenever you have a trap you go from user mode or whatever the mode is to the kernel mode, ठीक है। ये सुपरवाइजर मोड भी इसको कहते हैं या इसको रिंग जीरो भी कहते हैं। और जब वहां पे काम प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो यू रिटर्न फ्रॉम दी एक्सेप्शन, इसको रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन कहा जाता है, इसलिए टैली करके लिखा हुआ है। और उसको कहा जाता है कि यू आर गोइंग बैक टू द यूजर मोड। तो अब आपकी एप्लीकेशन जितनी भी चीजें हैं, पूरे जो भी आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है आपके सिस्टम के अंदर, दैट कैन ईदर बी इन द यूजर मोड और दी कर्नल मोड, ठीक है जी। समझ आ रही बात की कि नहीं? ठीक है, ठीक है जी, सही है, मसला तो नहीं है ना। ये जो चीज अभी हमने ऊपर बात की है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी किस्सा कहानी के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। कि एप्लीकेशन को जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहती है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। क्योंकि हमने कहा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज़ को मैनेज करेगा। तो जब वो हर चीज़ को मैनेज करेगा तो आप उसको कहेंगे कि मेरे लिए काम करो, तो वो आपके लिए करेगा ना। आपने प्रिंटिंग करनी है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे मेरे लिए प्रिंटिंग करो, तो वो प्रिंटिंग करके आपको देगा। फाइल ओपन करनी है, आप उसको कहेंगे। फाइल क्लोज करनी है, आप उसको कहेंगे। फाइल डिलीट करनी है, आप उसको कहेंगे। आपने स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करनी है, आप उसको कहेंगे। आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको इस तरह समझें कि अगर आपने कोई वायरस लिखा और आप चाहते हैं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास कर दूं, ठीक है, तो आपका वायरस किसी का, वो कहते हैं, बाल बीबी का नहीं कर सकता, कख भी नहीं कर सकता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका वायरस, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास करना चाहें तो यू हैव टू समहाउ ट्रिक द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू डूइंग समथिंग फॉर यू। काम फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। बात समझ आ रही है? आपकी कोई एप्लीकेशन कोई रीजनेबल काम खुद नहीं कर सकती, ठीक है। मैं भी एक मिसाल देता हूं आप लोगों को थोड़ी देर में, ठीक है। जरा सा छोटा सा काम भी आपकी एप्लीकेशन खुद नहीं कर सकती, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही करवाना पड़ेगा। तो अगर सारे काम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाने हैं तो ये आप क्या करेंगे, हर छोटी छोटी बात के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेंगे और उसको कहेंगे ये काम कर दो। ऐसे समझे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कुछ फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस को आप कॉल भिजवाएंगे, ठीक है। वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन लेवल पे होता किस तरह है वो अभी हमने ऊपर देख लिया कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नॉर्मल फंक्शन कॉल यू हैव टू पुट समथिंग इन द रजिस्टर्स, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। बात समझ आएगी? लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए सिस्टम कॉल बिकॉज यू आर डूइंग अ फंक्शन कॉल टू द सिस्टम और कर्नल और सुपरवाइजर और प्रिविलेज मोड, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम कॉल। एसेंशियली वही तरीका कार है जो कि पहले था कि यू यूज द ट्रैप मैकेनिज्म टू स्विच टू द कर्नल। और आप क्या करते हैं, कर्नल के साथ कोई बात करते हैं, जिस तरह हम पैरामीटर पास करते थे वो हम उनको प्रॉपर जगह पे रख देते हैं जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेक्ट करेगा। और फिर हम क्या करेंगे कि एक ट्रैप इशू करेंगे, एक इंटरप्ट इशू करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको सर्व करेगा। सो यू इशू अ सिस्टम कॉल एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व्स और सर्विसेज दैट सिस्टम कॉल, ठीक है जी। सो यू पास सम सॉर्ट ऑफ अ नंबर जिसके जरिए से ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि कौन सी सर्विस आपको चाहिए, ठीक है जी। डॉस की सर्विसेज आप लोगों ने असेंबली में थोड़ी बहुत देखी होगी। सो इट्स यूजुअली सेट इन अ रजिस्टर। सो सिस्टम कॉल का नंबर, ठीक है, जितने पैरामीटर्स हैं उनको या रजिस्टर्स में लोड करें या मेमोरी में किसी खास स्पेसिफिक एड्रेस में लोड करें और उन एड्रेसेस को आप रजिस्टर्स में रख दें। ये बात समझ आती है जी?
ठीक है, असेंबली में की होगी, नहीं की तो बस इतना समझ लें कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समहाउ कम्युनिकेट करना है कि मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल फंक्शन कॉल, ठीक है। तो उस तरीके को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। यू इशूड द ट्रैप विच यूज टू बी द इंटरप्ट इंट इंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर आते हैं थोड़ी देर में। OS gets the controls, it provides the service and then it returns from the exception back to your, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है यूँ एग्जीक्यूट हो रही होती है, यहाँ पे दरमियान में आपने एक इंटरप्ट किया, आप गए ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के अंदर, ये हाई प्रिविलेज के अंदर रन होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई काम किया जाएगा और फिर यहाँ पे वापस आएंगे तो आपको यूँ लगेगा जैसे मैंने फंक्शन कॉल की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम कॉल। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट इट इज essentially the backbone of any operating system। ये ऐसा ही है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी बात करना चाहते हैं आप सिस्टम कॉल के जरिए करते हैं, ठीक हो जी? यहाँ तक बात सही जी। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देता हूँ, थोड़े से रुके। सो थोड़ी देर चलो यार बता देते हैं, अभी बता देते हैं, राइट, फिर आपको फॉलो। सो हियर यू गो। सो दिस इज, ये नजर आ रहा है स्क्रीन सबको जी? सो दिस इज Ubuntu 18.04। पहले तो मुझे कोई ये बताए कि आई एम ऑब्वियसली ऑन द मैक, so how does my terminal say I am on Linux? नहीं, SSH नहीं है, नहीं, close, virtual machine नहीं है, किसने बोला? चीटिंग मत कर। ओके राइट, सो एनीवे, सो दिस इज Ubuntu, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है a.txt, ठीक है। मैं इसको करना चाहता हूँ कैट। सो कैट एसेंशियली, जिन लोगों को लिनक्स नहीं पता चलेगा, लिनक्स वैसे बाय द वे आप लोगों ने लैब में इंस्टॉल कर लिया, सबने लैब होगी ना इंस्टॉलेशन की, ठीक है, लैब में इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स आपके। सो यू से कैट a.txt, सो कैट इज concatenate दिस फाइल onto the terminal, so this is the content of this file, ठीक है जी। What I want to do is I want to look at how the application is actually doing this. So this is a very simple concept. Open the file, get this data and print it on the console, ठीक है। सोर्स कोड आप लोग के जहन में आ जाएगा, आई डोंट केयर, ठीक है। सोर्स कोड नहीं भी आता जहन में तो ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है। यू जस्ट रीड द फाइल एंड डंप इट ऑन द कंसोल, ठीक है। सी आउट करना है आपने सिर्फ उसको। हम ये देखना चाहते हैं कि ये एक्चुअली हो किस तरीके से रहा है। तो जो कोड आपको आज तक नजर आता रहा है ये एक्चुअली उससे नहीं होता, दैट वाज एन इल्यूजन, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे सी आउट के जरिए से काम हो रही है, सी आउट के पीछे कहानी होती है, उसको देखें। सो strace इज अ यूटिलिटी विच इज एसेंशियली सिस्टम कॉल ट्रेस, ठीक है। मुझे कैसे पता चला? हम कहेंगे मैन strace, मैन इज फॉर मैनुअल, सो मैन इज नॉट फाउंड मान गया, राइट। सो मैन strace करेंगे तो हो जाएगा क्योंकि लिनक्स पूरा नहीं इंस्टॉल्ड, इस वजह से मसला है इसके अंदर। सो यू से strace cat a.txt, सो नाउ cat इज एन एप्लीकेशन, इट विल बी एग्जीक्यूटेड, और ये एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा? आपको वही काम करेगा जो ये पहले करता रहेगा। फर्क सिर्फ क्या है कि strace क्या करेगा, ये एप्लीकेशन आपकी जितनी सिस्टम कॉल्स इशू करेगी वो सारी हमें यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो हम वो देखना चाहते हैं कि कौन सी सिस्टम कॉल्स हैं। सो इफ यू हिट एंटर यू विल सी दैट इन जस्ट रीडिंग द फाइल एंड प्रिंटिंग इट ऑन द कंसोल, ये इतनी बहुत सारी सिस्टम कॉल्स एग्जीक्यूट हुए। सो दिस इज अ सिस्टम कॉल, ठीक है जी। exec v जो है दैट इज अ सिस्टम कॉल, इसको ये सारा किस्सा कहानी किया गया। फिर इसने यहाँ पे देखें एक कुछ चीज़ें एक्सेस करने की कोशिश की है, अगेन एक्सेसिंग सम सॉर्ट ऑफ शेयर्ड आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज, ये स्पेसिफिक समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये बता रहा हूँ सिस्टम कॉल्स की थी बहुत सारी है। इसने फाइल को देखने की कोशिश की, फिर फाइल को एक्सेस करने के लिए इसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, फिर उस फाइल को रीड करने की इसने कोशिश की, फिर उसके बाद और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, फिर मेमोरी मैप किया गया, मेमोरी के अंदर उस डाटा को लेके जाने के लिए वो भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, दिस आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, ठीक है। फिर कुछ प्रोटेक्शन वगैरह की चीज़ें हैं, फिर ब्रेक है वगैरह वगैरह वगैरह, एंड दिस इज़ दी कंसोल के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ राइट करनी है तो राइट की सिस्टम कॉल है, ठीक है जी। तो ये देखिए सारे के सारे काम जितने हुए हैं वहाँ पे आपको सी के अंदर अगर आप कोड देखेंगे तो 3 लाइनों का कोड नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे इतनी बहुत सारी सिस्टम कॉल्स अगर नहीं है तो वो वाली 3 लाइनें यूजलेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइल को एक्सेस करना दैट इज अ हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर फाइल हर बंदे को एक्सेस करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। फाइल को रीड करना, फाइल को मेमोरी के अंदर एक जगह पे एलोकेट करना, मेमोरी के अंदर फिर डाटा को डालना, डाटा को कॉपी करना, फिर वहां से कंसोल के ऊपर राइट करना, कंसोल को एक्सेस करना, कंसोल को ओपन करना, ये सारे के सारे हाई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम कॉल्स के जरिए से होते हैं, ठीक है। तो दीज आर इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिस्टम कॉल्स, और आखिर में इसने फाइल को फिर क्लोज किया है, टर्मिनल को क्लोज किया, अपने आप को क्लोज किया, बहुत सारी चीज़ों को क्लोज किया, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे काम जो है आपके पास सिस्टम कॉल्स के जरिए से हुए हुए हैं। इसमें से कुछ सिस्टम कॉल्स जो है वो हम क्लास के अंदर भी देखेंगे, मिसाल के तौर पर exec v जो है ये हम क्लास के अंदर भी देखेंगे कि ये क्या काम करती है, ठीक है। कुछ आप लैब्स वगैरह में देखेंगे और कुछ यहाँ पे देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो सिस्टम कॉल की एक एग्जांपल ये आप आगे देख सकते हैं कि इसके अंदर एक लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है. इफ़ यू ट्राई टू सी व्हाट दैट एग्जैक्टली इज, तो यू विल बी गोइंग इनटू द सोर्स कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हिच वी डोंट वांट टू गो राइट नाउ. यहाँ तक सही है जी? ओके. सो दैट इज एसेंशियली हाउ ए सिस्टम कॉल वर्क्स. इसके अलावा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जो मोड स्विच है इसको करने के और भी तरीके होते हैं. मिसाल के तौर पे आपको बताया कि बाहर से अगर कोई वो आता है, इंटरप्ट आता है, हार्डवेयर की तरफ से कोई इंटरप्ट आता है, ठीक है जी. तो दैट कैन बी, क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ. सो इंटरप्ट एक तरीका हमने देख लिया, हार्डवेयर दूसरा तरीका देख लिया, और ये तीसरा तरीका है. आप यूँ समझें कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, वो रन हो रही है और वो उसके अंदर इन्फिनिट लूप लगा हुआ है, ठीक है. अब उसके अंदर क्या है, एक लेबल है L1, कुछ 2-3 इंस्ट्रक्शंस और जंप टू L1. इन्फिनिट लूप हो गया, ठीक है. अब ये इन्फिनिट लूप चल रहा है. उस इन्फिनिट लूप के अंदर कहीं पे इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है. और फर्ज करें यूजर भी दिया हुआ है कहीं पे, ठीक है. तो ये चीज़ अब चलती रहेगी, आपके पास किसी किस्म का कोई इंटरप्ट नहीं आएगा, तो ये चीज़ तो चलती रहेगी. एंड दीज साइकिल्स आर बीइंग वेस्टेड, ठीक है. दूसरा तरीका कार ये हो सकता है कि इन्फिनिट लूप नहीं है, लेकिन आपके पास एक एप्लीकेशन है जो कि मिलिशियस है. वो कहती है कि बस मैं हूँ और मैं ही हूँ, ठीक है. मैंने किसी और को कंट्रोल देना ही नहीं है. मैं इंटरप्ट इशू ही नहीं करूँगा. जब मैं इंटरप्ट इशू ही नहीं करूँगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल जाएगा ही नहीं, वो किसी और एप्लीकेशन को सिरे से मौका ही नहीं देगा, बस मैं ही एग्जीक्यूट होती रहूँ, ठीक है. इंटरनेट एक्सप्लोरर एक अच्छी एग्जाम्पल है इसके बाद नहीं किया. सो आपके पास तरीकाकार ये होता है कि ये अब जहन में आता है कि भाई अगर आपके पास एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसको होने दो. ऐसी बात सही है कि नहीं? क्यों? हमने और काम भी करने होते हैं, ठीक है. मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव MS वर्ड रनिंग, ठीक है. MS वर्ड रन हो रहा है, लेकिन आपके पास साथ ही नीचे वो क्लॉक भी है ना, उसको भी अपडेट करना है ना, ठीक है. जो सिस्टम की क्लॉक होती है उसको भी अपडेट करना है. आपके पास और अगर दूसरी कोई विंडो रन हो रही है, कोई पैकेट डाउनलोड हो रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है. बहुत सारी डाउनलोडें भी आपने लगाई है, साथ साथ असाइनमेंट कहीं से कॉपी पेस्ट करनी है तो ब्राउजर खोलना पड़ेगा उसके लिए. बहुत सारे काम होते हैं इस तरह के, ठीक है. तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो एक साथ करने पड़ते हैं. थोड़ा टाइम उसको दो, थोड़ा टाइम उसको दो, ठीक है. तो जहन में आता है कि ये बात तो ऑब्वियस है, बट दिस इज नॉट ऑब्वियस. अप अंटिल जो डॉस का जो आर्किटेक्चर था विंडोज 95 तक तकरीबन, वहां तक यही आर्किटेक्चर था कि जो एप्लीकेशन रन हो रही है वही रन हो रही होती थी. कुछ देर के बाद वो एप्लीकेशन खुद कहती थी कि भाई आप मेरी बारी छोड़ दें, किसी और को बारी दे दें, ठीक है जी. एप्लीकेशन खुद कहती थी, शरीफ एप्लीकेशन होती थी उस जमाने में, एप्लीकेशन खुद कहती थी कि भाई अब मेरी बारी खत्म, किसी और को बारी दे दें, ठीक है. उसको कहा जाता था यील्ड. यील्ड समझते हैं लफ्ज़ का मतलब क्या है? यील्ड का क्या होती है? हाँ, आउटपुट एक लफ्ज़ है. दूसरा यील्ड कहते हैं आप अगर कहीं पे रास्ते पे जा रहे हैं ना, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और दो गाड़ियाँ एक साथ आ गई और आप रुक गए कि भाई तुम चले जाओ, तो इसको कहते हैं यील्डिंग द वे, ठीक है. तो यील्ड के एक वो यील्ड, वो गंदम की पैदावार भी यील्ड होती है, लेकिन इसकी इस यील्ड से ये निकला हुआ है. सो यील्ड की इंस्ट्रक्शन एक बाकायदा इंस्ट्रक्शन होती थी सिस्टम कॉल, जो कि सिर्फ ये करती थी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंट्रोल ले रहे हैं, कुछ और करवा लें आप, ठीक है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एप्लीकेशन जो हैं वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई और वायरसेस वगैरह भी आ गए, तो वायरस तो कभी भी नहीं कहता कि किसी और को बारी दे दो, ठीक है. तो जो मलिशियस एप्लीकेशन है ना, दे स्टार्टेड हॉगिंग दी CPU और CPU साइकिल्स, ठीक है. तो फिर तरीका कोई ऐसा बनाना पड़ा कि नहीं भाई अब आप नहीं कहेंगे, हम आपको थोड़ी देर बाद खुद रोकेंगे, ठीक है. तो इसके लिए बाकायदा आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है. ये फॉर फ्री नहीं था. पहले इंस्ट्रक्शन अगर यील्ड कहती थी ना, तो वो इंटरप्ट एक इशू हो रहता था, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसी और को बारी दे देता था, ठीक है. लेकिन अब क्या करना पड़ा कि यील्ड चूंकि नहीं है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यील्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया कि डॉस MS विंडोज 95 के ज़माने से खत्म हो चुका है, लेकिन इट्स कमिंग बैक नाउ, ठीक है. प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिन लोगों को पता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एसेंशियली वर्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आप खुद यील्ड करते हैं, ठीक है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो एनीवे इसको ब्रैकेट में बंद करें, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्टोरिकली ये होता था, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज ऑन लिनक्स यू हैव अ स्पेसिफिक programmable interval timer. So after a certain amount of time it issues an interrupt automatically. तो जब भी इंटरप्ट आएगा, आपकी एप्लीकेशन चाहे वहां पे जो कुछ भी करिए वो अपना सर खाए, हम क्या करेंगे, मोड स्विच करके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाएंगे. तो वो कंट्रोल यील्ड करे या ना करे, हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, ठीक है जी. किस तरीके से होता है, नया आर्किटेक्चर नहीं बनाया, उसी इंटरप्ट के आर्किटेक्चर मैकेनिज्म के अंदर इसको फिट किया कि आपको एक इंटरप्ट आएगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद.
अगर आपने उस एप्लीकेशन से बारी लेनी है तो किसी और को बारी दे दें, नहीं लेनी तो बस इंटरप्ट से वापस रिटर्न फ्रॉम एक्सेप्शन कर दें, वो अपना कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। ये 8254 की चिप होती थी। नाउ दिस हैज बीन रिप्लेस्ड विद हाई प्रिसीजन टाइमर। दिस वाज 10 मिली सेकेंड्स, और हाई प्रिसीजन टाइमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसे होता है। आई थिंक इट्स ऑन दी ऑर्डर ऑफ माइक्रो सेकेंड्स के उसके ऊपर काम करता है ये। ठीक है जी, इतने टाइम के बाद इंटरप्ट आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इंटरप्ट को सर्विस करना कितना तेज़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात सही है जी? सो अब आपके पास सिचुएशन क्या बनी, किधर है वो डब्बा, राइट। सो सिचुएशन आपके पास, उस स्लाइड पे वापस जाते हैं। सिचुएशन क्या बनी कि प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे आपके पास इंटरवल का टाइमर आया। क्या इंटरवल का टाइमर आया? टाइमर इंटरवल का इंटरप्ट आया। ठीक है जी, क्या स्विच आकर होगा जी? मान सीपीयू स्विच क्या चीज होती है? स्विच कौन सा आकर होगा? ऊपर अभी एक ही नाम बताया, मोड स्विच। ठीक है, मोड स्विच आकर हो गया। ठीक है, सो यू गेट अ मोड स्विच, यू गो टू द सीपीयू स्विच क्या चीज होती है? मोड स्विच। ठीक है, आप आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि भाई ये प्रोग्राम 1 बड़ी देर से रन हो रहा है, अब थोड़ी देर के लिए मैं बारी देता हूं प्रोग्राम 2 को। ठीक है, कैसे बारी देगा ये? प्रोग्राम 1 जो है आपका, कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो रैम के अंदर किस शक्ल में पड़ा होता है? उसकी अपनी कोई मेमोरी लोकेशन होगी। ठीक है, ये वाली जगह समझ लें कि रैम के अंदर ये सारी जगह है, तो इसका ये मेमोरी का कोई एड्रेस होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये लोडेड होगा। तो वो तो लोडेड है, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। और इसके अलावा आपके प्रोग्राम की क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है? असेंबली में जब आप काम कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों को देखते हैं? स्टैक होता है, फ्लैग्स होते हैं, बाकी रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एसेंशियली रजिस्टर्स होते हैं आपके पास सारे के सारे। ठीक हो गया? अब आपके पास ये रजिस्टर्स अगर ऐसे ही मैं छोड़ दूं और दूसरे इस प्रोग्राम 2 को मैं एग्जीक्यूट करने के लिए दे दूं तो दो मसले होंगे। नंबर 1, प्रोग्राम 2 जो है वो इसके रजिस्टर्स की वैल्यूज देख सकता है। ठीक, नंबर 2, उसको रजिस्टर चाहिए तो वो इनको ओवरराइट कर देगा, खराब हो जाएंगे ये। जब हम वापस इसके पास आएंगे तो इसके रजिस्टर्स की वैल्यूज खराब हुई होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आसान काम करते हैं, इसके जितने रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे उठा के उनको मेमोरी में कहीं पे डंप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी इसके लिए एलोकेट कर देते हैं और यहाँ पे हम डंप कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हम किस मोड में लगे हुए हैं अभी तक? सुपरवाइजर मोड में, कर्नल मोड में लगे हुए हैं। ठीक है, प्रोग्राम रुक गया, टाइमर इंटरप्ट आया, प्रोग्राम रुक गया, हमारे पास कंट्रोल आया, हमने उसके सारे रजिस्टर्स उठा के मेमोरी में डंप कर दिए। ठीक है, इसके जो हमने थोड़ी देर पहले मेमोरी में जो चीजें डंप की हुई थी उनको उठा के सीपीयू में लोड किया। ठीक है, लोड हो गए, मेमोरी में वो पहले से पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, इसको कंट्रोल पास कर दिया इस जगह पे। इसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सेव था, इसका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमने जब लोड किया तो क्या पता चला, इसने यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। ठीक, स्पेसिफिक अभी थोड़ी नंबर्स के साथ एग्जांपल देता हूं तो हो जाएगा, पहले ओवरव्यू देख लें जी। ये सारी जो स्केड्यूलिंग हो रही है, ये तो सिस्टम ऑलरेडी ओएस जो बिल्ड हुआ है वो तो कर रहा है, तो ये जब हमने करना है जी मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। सो ये आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास ये स्विच जो है वहां पे जाके करेगा इस जगह पे। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करना वो शुरू करेगा, तो इसको ऐसा ही लगेगा जैसा थोड़ी देर पहले मैं जो काम कर रहा था वैसा ही हूं मैं, क्योंकि मेमोरी भी वैसी, रजिस्टर्स भी वैसे। जब दोनों चीजें एक जैसी तो फिर उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। सो नाउ वी हैव गॉन एसेंशियली, लॉजिकली वी हैव गॉन फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो अब आपके पास दो किस्म के स्विच आ गए, एक है मोड स्विच विच गोज फ्रॉम दी यूजर मोड टू कर्नल मोड, और एक है आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विच विच गोज फ्रॉम यूजर मोड टू यूजर मोड। लेकिन आपके पास यूजर मोड से यूजर मोड में स्विच क्या चीज हुई, आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट किस चीज को कहा जाता है? एसेंशियली कॉन्टेक्स्ट को आप यूं समझें कि आपके पास रजिस्टर्स की सीपीयू की जो पूरी की पूरी स्टेट होती है उसको कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। हर प्रोग्राम का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है जी, सो आपके पास कॉन्टेक्स्ट जो है इसको आप यूं कह लें कि ये सीपीयू की स्टेट होती है। आगे के नाम मत बोलें। ठीक है, सो एनीथिंग दैट योर एप्लीकेशन वाज डूइंग दैट विल ईदर बी इन द मेमोरी और इन द रजिस्टर्स, दैट्स इट। मेमोरी की जगह पे ही पड़ी है, उसको कोई नहीं छेड़ रहा। रजिस्टर्स चूंकि किसी और के इस्तेमाल के लिए चाहिए तो आप क्या करते हैं, रजिस्टर्स को उसके लिए सेव कर देते हैं, दूसरे के रजिस्टर्स लोड कर लेते हैं। जब इससे आप स्विच करके वापस जाएंगे तो इसके रजिस्टर सेव कर देंगे, उसके रजिस्टर्स लोड कर लेंगे। ठीक है, देखें आप यहां पे आए, आपके पास यहां पे P1 रन हो रहा था, इस जगह पे आप पहुंचे,
इस जगह पे आप पहुंचे, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू थी 250, ठीक है। आपके बाकी के जो EX वगैरह थे उनकी अपनी कोई वैल्यू थी, ठीक है, सारे रजिस्टर दिए थे, ठीक है। इंटरप्ट, टाइमर इंटरप्ट आया, टाइमर इंटरप्ट आने से क्या हुआ, आप सीधे गए, ये टाइमर इंटरप्ट आप गए कर्नल में, कर्नल को पता है कि जो टाइमर इंटरप्ट आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि मैंने अब कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है, तो वो क्या करेगा, इन सारों को पकड़ेगा, इधर डाल देगा, ठीक, इसकी जो वैल्यूज थी उनको उठाएगा और रजिस्टर के अंदर ले जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहां पे सेव हुआ था 159 के ऊपर, तो 159 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के रजिस्टर में चला गया। जब यहां से हम वापस जाएंगे मोड स्विच करके, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच के अंदर दो मोड स्विच होते हैं, पहला मोड स्विच कर्नल में जाने के लिए, दूसरा मोड स्विच कर्नल से वापस आने के लिए। एक कॉन्टेक्स्ट स्विच में दो मोड स्विच होते हैं, ठीक हो गया। हम यहां पे जब वापस आए तो हमारे पास 159 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में था, ये प्रोसेस 2 अपना प्रोग्राम 2 जो है अपना वैसी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी मेमोरी भी वैसी की वैसी है, इसके रजिस्टर्स भी वैसे के वैसे ही है। तो एक प्रोग्राम के लिए यही दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि मैं किस सिचुएशन में हूं उस टाइम पे। कॉन्टेक्स्ट उसका सारा यही होता है, ठीक हो गया जी, यहाँ तक सही? अब सही, ठीक है। तो आपके पास अब क्या सिचुएशन बनी कि एक प्रोग्राम मजेदार अपना मजे में रन हो रहा है, टाइमर इंटरप्ट आया, मोड स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए सारी जितनी चीजें हैंडल करनी थी वो की, एंड देन यू डू मोड स्विच अगेन, और इसेंशियली इन दोनों से मिला के क्या बन गया आपके पास, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट किस बात को कहा जाता है, सीपीयू की स्टेट विच इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। हाइबरनेशन का लफ्ज हम नहीं बोलते, जो लफ्ज बोलते हैं वो बताएंगे बाद में फिर, ठीक है, इसके लिए अपना लफ्ज है जी। इफ देयर इज नो अदर प्रोग्राम देन व्हेन द टाइमर इंटरप्ट कम्स इन, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है क्या है, और कोई भी नहीं है, चलो तुम ही कर लो काम, तो देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट स्विच, दैट्स स्टिल फाइन, नो कॉन्टेक्स्ट स्विच, बिल्कुल है। आप कहते हैं ये नलायक पांडा, इसको मैं टाइम नहीं देता, दैट्स अप टू यू, दैट्स पॉलिसी, दिस इज मैकेनिज्म, दैट इज पॉलिसी। किसको बारी देनी है वो बाद में आएगा, बारी किसकी है दैट इज अ होल अदर डिस्कशन। पहले ये डिसाइड हो गया कि P2 की बारी है तो ये होगा, ठीक है। आगे इसके ऊपर लंबी बहस है, थोड़ी फजूल सी बहस है लेकिन लंबी बहस है जी। सर टाइमर इंटरप्ट बेसिकली इसलिए कि हमें दो प्रोग्राम लिखने यस यस, और भी बहुत सारी वजूहत हैं लेकिन प्राइमरीली यस, ठीक है। शुरू में हम लोगों ने हिस्टोरिकली जो वो देखा था उसके अंदर हमने बात की थी टाइम शेयरिंग की, ठीक है, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग की। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इसी तरीके से ये मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव मोर देन वन प्रोग्राम्स रनिंग, दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। बताता हूँ, इसको मल्टी प्रोसेसिंग भी कहते हैं, इसको मल्टी टास्किंग भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, जिन लोगों को पता है खैर है, मैं जानबूझ के अभी ये तीनों एक साथ बोल रहा हूँ, खैर है, थोड़ा सा गुजारा करें इसके साथ, ठीक है, फजूल डिस्कशन में नहीं जाते। अच्छा, एक सवाल जो भी उन्होंने पूछा कि भाई ये करने की ज़रूरत क्या है, वो करने की ज़रूरत ये है, मैं आगे देख लूँ आगे क्या लिखा हुआ है, मगर मैं आपको बता दूँ, राइट। सो ये दो तीन चीज़ें कर लें फिर मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। सो एसेंशियली द ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ लुक्स लाइक दिस। सो यू हैव यूज़र प्रोग्राम्स, यूज़र स्पेस की लाइब्रेरीज, ठीक है, दिस इज यूज़र लेवल, यूज़र स्पेस, ठीक है, दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज़र स्पेस, यूज़र लेवल, यूज़र मोड, यूज़र कर्नल मोड, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे पता होने चाहिए। सो यूज़र लेवल, ये यूज़र स्पेस, ये यूज़र मोड के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लो प्रिविलेज काम करते हैं। वेन एवर यू हैव टू डू समथिंग रीजनेबल, ठीक है, कोई भी हाई प्रिविलेज काम होता है जो कि आपको करना पड़ेगा, तो यू डू अ सिस्टम कॉल एंड द सिस्टम कॉल गोज टू either that or some part of the operating system, और operating system वो फिर सारे का सारा आपके लिए काम करता है, ठीक है। So operating system as far as we are concerned is an abstraction किसी भी काम को करवाने के लिए, और वो abstraction हम access किस तरीके से करते हैं, through the interface of system calls, ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है आपके पास syscalls लिनक्स की टर्मिनोलॉजी में, विंडोज इसको कहता है Win32 API, ठीक है। और अकलमंद इतने हैं कि उस टाइम पे 32 इन्होंने लिखा था, तो जब 64 हो गया तो अब ये नहीं समझ आई कि इसको Win64 कहें कि ना कहें, तो अभी भी इसको Win32 API कहते हैं, ठीक है, ऑल्दो विंडोज हैज बीन 64 बिट सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है जी। सो सिस्टम कॉल्स आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, 4-5 के नाम मैंने आपको बता दी, कुछ आपको दिखा भी दी। तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिस्टम कॉल्स कि अगर कोई भी रीजनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये सारे के सारे काम उसको करने चाहिए, ठीक है, ये बात समझ आ रही, ये सब काम उसको करने, इट्स अ लिस्ट, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि
किसने बनाया था? हाँ जी, IEEE और समथिंग समथिंग, इन लोगों ने बनाया था, ठीक है, कि ये सारी की सारी किसी भी रीजनेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इस स्टैंडर्ड को कहा जाता है POSIX, ठीक है। POSIX का स्टैंडर्ड है विच इज आई डोंट नो व्हाट इट डिफाइन स्टैंड्स फॉर, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी ये डेफिनेशंस की हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। एंड ऑलमोस्ट एनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू कैन थिंक ऑफ इम्प्लीमेंट्स POSIX अदर देन विंडोज, ठीक है। तो विंडोज डज नॉट फॉलो POSIX, उनकी अपनी पख है बीच में, ठीक है। सो अगेन जो मैंने आपको कहा था ना कि विंडोज के बारे में क्यों बातें करते हैं वो भी पता चलेगा। नाउ सिस्टम कॉल्स आर व्हाट यू यूज टू interact with any operating system. So if all the operating systems understand a single language, we can write an application and it can talk to any operating system. Along comes Microsoft. We are not going to speak this language. We are going to speak Spanish. So now you have to write an application that speaks Spanish. And you have to write an application that speaks the language that everybody else speaks. ठीक है? इस वजह से Windows की applications Linux पे आराम से नहीं जाती, पोर्ट नहीं होती, क्योंकि जितनी सिस्टम कॉल्स आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखी हुई है वो सारी की सारी विंडोज को समझ ही नहीं आती। इफ यू हैव टू टॉक टू विंडोज, यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल ऑफ देम इनटू दीज सिस्टम कॉल्स व्हिच डू एसेंशियली द सेम थिंग विद डिफरेंट नेम्स, बट यू हैव टू चेंज द नेम्स एवरीवेयर। सो नाउ यू हैव टू मेंटेन 2 वर्जन्स ऑफ द कोड अगर आपने लिनक्स और विंडोज के ऊपर काम करना है। नॉट एट द सिस्टम कॉल लेवल, एट अ डिफरेंट लेवल है वो, कहीं पे आगे बात तो करेंगे, लेकिन नॉट एट द सिस्टम कॉल लेवल। मैक इज POSIX compliant. Mac is POSIX compliant. So if you write a software for Linux, you can fairly easily move it on to Mac. It's not difficult. ठीक है? But if you want to go to Windows, so it's very difficult. It takes a lot of time. ये जो आप कहते हैं कि POSIX को फॉलो बैक स्लैश का भी Kind of. लेकिन वो POSIX का स्टैंडर्ड नहीं है। असल में आसान बात है, विंडोज कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, अपनी मशहूरियाँ करते हैं, ठीक है। तो या तो पहले आए होते तो कोई बात भी थी ना, आए भी बाद में है। सारी दुनिया पहले से काम कर रही है, आके कहते नहीं हमने नहीं करना, ठीक है। सर ये क्यों कह रहे थे एप्पल को क्या इनकम्पैटिबल सिस्टम बना रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये खुद ही इंटेल का हार्डवेयर फर्क था, इसका एप्पल का हार्डवेयर फर्क था, ठीक है। पावर पीसी आर्किटेक्चर पे काम कर रहा था, IBM के आर्किटेक्चर पे काम नहीं कर रहा था, इसलिए दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट डिस्कशन। क्लास के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं, तो डिफरेंट इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है जी। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, तो एक तो सवाल आपने ये पूछा कि भाई ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ये पढ़ने की ज़रूरत 2 वजह से है। नंबर 1, आपके पास कंप्यूटर साइंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इस वजह से है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर अभी भी रिसर्च जारी है, ठीक है। आपके पास एक बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस होती है OSDI की, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, बहुत मशहूर कॉन्फ्रेंस है, कंप्यूटर साइंस की जो टॉप की कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें से एक ही है, ठीक है। पीपल स्टिल पब्लिश एडवांसेस इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन। और हम चूंकि हर किस्म का बंदा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें एग्जैक्ट काम किस तरह करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये चूंकि फलसफा है तो थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, टाइम भी कम है। नंबर 2, आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कॉन्टेक्स्ट स्विच किस तरीके से काम करता है, तो यू कैन राइट एप्लीकेशंस विच आर हाई परफॉर्मेंट। इफ यू गो इनटू द फील्ड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे काम करता है। सो एसेंशियली व्हाट यू डू इज, आप एक चीज को देखते हैं कि ये काम जो है मैं 3 सिस्टम कॉल्स के जरिए से कर रहा हूं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 सिस्टम कॉल्स आई शुड श्रिंक इट समहाउ कि वो 2 सिस्टम कॉल से हो जाए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। नंबर 3 जिसकी वजह से आपको ये पता होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको बताया कि आप एक इंटरप्ट की कमांड इशू करते हैं और उसकी वजह से आपके पास कंट्रोल जो है सिस्टम कॉल इस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। सारी कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है। ऐसी जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सबको पता है, ये इसी तरीके से बताई जाती है, ऐसा होता नहीं है। दिस वॉज लाइक pre-2005, तो 15 साल से ये काम ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। वाई? बिकॉज द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो। 2005 के अराउंड इंटेल ने और AMD ने फिर एक नई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की थी, इंट्रोड्यूस की थी, विच इज अ लॉट फास्टर देन इंट इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर लेवल के ऊपर वो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। और आप ये समझ सकते हैं ना कि हर काम को करने के लिए यू हैव टू डू अ सिस्टम कॉल, ठीक है। तो अगर आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में काम करने का एक मकसद होता है। क्या मकसद होता है वो बताएं? क्यों? हार्डवेयर इंटरफेसिंग जरूरी नहीं, असेंबली में नहीं, C में भी होती है, पाइथन में भी होती है, बड़े आराम से। परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस की खातिर। तो अगर आप हाई परफॉर्मेंस की खातिर असेंबली लैंग्वेज में जा रहे हैं और आप जाके इंट की इंस्ट्रक्शन अपने कोड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो दैट इज बेवकूफ़ी बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि इंट की इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज स्लो।
The instruction that is now used by almost all operating systems, including Windows, is sysenter. तो अगर आप किसी भी कर्नल का सोर्स कोड अगर आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर इंट ढूंढने की कोशिश करें, नहीं मिलेगा, पागल हो जाएंगे कि भाई इधर तो सर ने क्लास में कहा था कि इंट के जरिए से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाती है, इंट कहीं पे है ही नहीं सर से, ठीक है, क्योंकि इंट अब नहीं इस्तेमाल होता, सिस एंटर की कमांड इस्तेमाल होती है। और ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि दीज आर द थिंग्स दैट यू गाइज नीड टू बी अवेयर ऑफ। कल को आप लोग भी कहीं पे पढ़ाएंगे तो अगर आप वही पढ़ाएं जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप 2005 की बातें पढ़ा रहे होंगे। 2005 की बातें मेहरबानी करें मत पढ़ाएं। 2020 तो अभी आगे आप लोग जब तक पढ़ाने के लिए पहुंचेंगे तो उस वक्त तक पता नहीं कौन सा साल, 2050 में भी वही कहानी सुना रहे होंगे जो सिल्वर शार्ट ने 1998 में कहीं पे जाके लिखी थी, ठीक है, लिहाजा ज़रा जाग जाए। तो नाउ यू हैव सिस एंटर। फर्क दोनों में क्या है, इंट और सिस एंटर में फर्क क्या है, एसेंशियल मैकेनिज्म वही है, ठीक है, मैकेनिज्म वही है। यू लोड सम इंस्ट्रक्शन वैल्यूज इन द रजिस्टर्स वगैरह एंड देन इंस्टेड ऑफ इशूइंग द इंट इंस्ट्रक्शन यू इशू द सिस एंटर इंस्ट्रक्शन। फर्क क्या पड़ेगा कि समथिंग दैट वाज टेकिंग 2 seconds टू प्रोसेस समथिंग विल टेक लेस देन 1 second नाउ, इट्स एटलीस्ट 2 times फास्टर। ये सिस एंटर की जो हार्डवेयर लेवल के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन तेज है, काम कर रही है, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर देयर आर वायर्स गोइंग, ठीक है, और इंट के अंदर जो इंट की इंस्ट्रक्शन है ना, इंटरप्ट का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर बहुत खिचड़ी बनी हुई है। तो सिस्टम कॉल्स चूंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उनकी वजह से परफॉर्मेंस पे ऊपर इफेक्ट आता है, तो इंटेल वालों ने बैठ कर इसको तो साइड पे करो, क्योंकि वो साफ हो गया तो इट्स फास्ट। अगेन बाकी फिर क्यों वो आर्किटेक्चर की बहस है जो कि फिलहाल नहीं, आप लोग को तो आर्किटेक्चर शायद है भी, वहाँ पे बहस करेंगे जाके, ठीक है, हार्डवेयर लेवल की डिस्कशन है वो, काम उसी तरीके से होगा। यू हैव समथिंग जो कि आप लोड करते हैं, फर्क सिर्फ ये होगा कि इंट की इंस्ट्रक्शन इशू करने की बजाय आप सिस सेंटर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ये काम हम यूज करते हैं, कैसे काम करते सिस सेंटर पे काम करता है लेकिन आपको नजर सिर्फ नहीं आता, हैं हम तो नहीं आप इंट करते हैं, गलत करते हैं, यही तो कह रहा हूँ। काम तो करते हैं काम करता है बिकॉज ऑफ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, बट इट विल बी स्लो। और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स बहुत ज़्यादा होती है ना, अभी देख लिया आपने, छोटे से काम के लिए कितनी सिस्टम कॉल्स हुई है, वी वांट टू ऑप्टिमाइज देम, ठीक है। वो तो जब तक OS हमें ये compatibility provide कर रहा है। हर OS प्रोवाइड करता है, बट व्हेन यू राइट असेंबली कोड यू नीड टू गेट रिड ऑफ द इंट इंस्ट्रक्शन एंड यूज दिस सेंटर इंस्ट्रक्शन। हमने कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाई है कि वो अब जो OS है उसने एक साल बाद वो compatibility खत्म कर दी, अब वो हमारी एप्लीकेशन हाँ, लेकिन इसी वजह से इंट की जो कंपैटिबिलिटी है वो OS खत्म नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, इसलिए इतने साल गुजर गए, ख़त्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गेम्स वगैरह के अंदर ये काम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। असेंबली के अंदर, असेंबली का अक्सर काम गेम्स वगैरह की साइड पे होता है, तो दैट इज़ वाई। जी सर आपने कहा कि एक हाँ, प्रोग्राम एक सेकंड मैं इसको रोक दूँ, बाकियों को छोड़ दूँ, फिर सवाल जिनके हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।